सुनेंगे क्या? नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशं विविधौषधीनाम् न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम् कामये दुःखतप्तानां प्राणिनाम् आर्तनाशनम्। स्वस्थ। अब आज का जो कार्यक्रम हम डायबिटीज पर कर रहे हैं, होलिस्टिक अप्रोच इन मैनेजमेंट, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज। जैसा कि हमारे सभी श्रोताओं को पता है, आरोग्य भारती स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाला एक स्वयंसेवी संगठन है और इसके चिकित्सा विद्यार्थी आयाम से जुड़ा होने के कारण हम पिछले कई वर्षों से लगातार सेमिनार, वर्कशॉप, हेल्थ कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे और इस लॉकडाउन में हमने 12 अप्रैल से लगातार वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं। पिछले वर्ष 29 सितंबर को ही हमने 2019 में रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज बरेली में डायबिटीज पर एक बड़ी सेमिनार का भी आयोजित की थी। और आज के इस समय में अभी भी मधुमेह बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है। इस कोविड काल में भी जिन लोगों को मधुमेह के साथ कोविड हो रहा है, उन लोगों को ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। और मधुमेह या डायबिटीज होना कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है, उसका कंट्रोल करना, उसको नियंत्रण में रखना सबसे ज्यादा आवश्यक है। इसी नाते से आरोग्य भारती का एक मधुमेह के लिए अलग आयाम है। मधुमेह मुक्त भारत के लिए हमारा एक अलग कोशिश भी लगातार चलती रहती है। उसी परिप्रेक्ष्य में इसी मधुमेह पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर रविकांत जी, जो इस समय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश के डायरेक्टर CEO भी हैं, वो हमारे बीच में हैं। हम लोगों का सौभाग्य है कि सर ने हमें अपना समय दिया है। प्रोफेसर रविकांत जी स्वयं में इतनी बड़ा नाम है, उन्हें भारत सरकार के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक पद्मश्री 2016 में मिला था। उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान यश भारती से 2016 में सम्मानित किया गया और चिकित्सा क्षेत्र के सबसे बड़े सम्मान VC रॉय से 2014 में सम्मानित किया गया। सर को KGMC के अध्ययन के बाद सर ने रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स ग्लासगो से भी अपना अध्ययन किया है और सर यहाँ एम्स से पहले KGMC लखनऊ के भी वाइस चांसलर 2014 से 2017 तक रहे हैं। सर ने एम्स भोपाल और मौलाना आजाद दिल्ली में भी अपनी सेवाएं दी हैं। सर का एक अच्छा होलिस्टिक अप्रोच के लिए सर का एक विजन रहा है। किसी भी रोग के लिए, किसी भी रोग के लिए वो इस बात के समर्थक हैं कि किसी भी बीमारी में यदि एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ सफलता मिलती है तो हमें उसको अपनाना चाहिए। आज बहुत सौभाग्य का विषय है कि सर हमारे बीच हैं और सर ने अपने व्यस्त समय से हमें अपना समय दिया है। मैं अनुरोध करूंगा सर से कि कृपया अपना उद्बोधन दें। आदरणीय प्रोफेसर रविकांत जी। सबको मेरा नमन। आज के दिन आरोग्य भारती आज ही नहीं, जब से मुझे पता है तब से ही लगातार हेल्थ सेक्टर में कहीं ना कहीं एक ऐसी मीटिंग करता है जो बहुत प्रोडक्टिव हो, जो रीजनेबल हो और जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो। आज हम लोग के बड़े बड़े अच्छे वक्ता हैं और
हमें बिल्कुल श्योर है कि इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर आप देखें कि इसकी कहानी क्या है डायबिटीज़ की, एवरेज हम लोगों ने डाटा निकाला है कि करीब 1/3 पॉपुलेशन ऑफ सऊदी अरेबिया इस बात से सफ़र कर रही है कि डायबिटीज़ की कहीं ना कहीं कहानी है। ये एक अमीर देश की कहानी है। अगर हम हिंदुस्तान की कहानी देखें तो हमारे भारतवर्ष में 1/3 डायबिटीज से सफर कर रहा है। इसका मतलब है खाली इसका अमीरी से ताल्लुक नहीं है। एक सिर्फ ये निष्कर्ष निकलता है कि खाली धन वर्षा से डायबिटीज का लिंक नहीं है, डायबिटीज का लिंक कहीं और भी है। इसमें हम लोग हमेशा ये मानते हैं कि अगर कोई रोग ना हो तो बहुत ही अच्छा, और अगर हो भी जाए तो क्या ये संभव है कि हम बिना दवा बिना ऑपरेशन उसका इलाज कर सकें, वो और भी अच्छा है। और अगर उनसे नहीं काबू में आ रहा है तो जो भी उपयुक्त दवा है उसको लिया जाए, जो भी उपयुक्त ऑपरेशन है उसको किया जाए। और इस बारे में लगातार नए नए विचारों को आदान प्रदान करके एक ऐसा नया सिस्टम बनाना चाहिए कि हम लोग देश में आगे की तरफ बढ़ सके। तो पहले तो मैं कहूँगा कि जो प्रिवेंटिव वाला एलिमेंट है वो बहुत बड़ा एलिमेंट है। मैंने क्यों सऊदी अरेबिया और इंडिया का एक साथ साथ कोरिलेशन दिया कि इसको ये ना मान लें कि जो देश अमीर है उन्हीं में होता है, ये गरीब देशों में बहुत है। तो उसका कारण ये कि धीरे धीरे हम लोग जैसे मैकेनिकल और मैकेनाइजेशन और इन सब में बढ़ रहे हैं, जो आधुनिक जिंदगी का एक तरीका है, उसमें वो परिश्रम कम होता जा रहा है जो पहले था। देखिए बहुत बड़ी समस्या है। हमारा जो भोजन है वो भोजन आज की हमारी जो फिजियोलॉजिकल नीड है उसको मैच नहीं कर रहा है। हम लोग कुछ और खा रहे हैं, हमारे शरीर को कुछ और चाहिए। हम लोग इतने जमाने से बिल्कुल अपने आयुर्वेद के इंतजाम के साथ पूरी तरह एक स्वस्थ हम कहते हैं समाज रहता था, लेकिन आजकल नई नई चीज़ों के चक्कर में हम अपनी पुरानी चीज़ें भूलती जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक समन्वय तरीके से हमें बातचीत सोचनी चाहिए कि वैज्ञानिक रूप से हमें क्या करना चाहिए। और वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल एक शुरुआत होती है, बहुत बड़ा सेक्टर प्रिवेंटिव हम कैसे क्या कर सकते हैं, जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज भी है। उसके बाद एक सेकंड प्रिवेंटिव एलिमेंट ये है कि हमारा डाइट प्रोटोकॉल क्या है और हम उसमें मदद ले सकते हैं। हमारा थर्ड एलिमेंट ये आता है कि अगर ये डाइट और ये सब के बावजूद भी अगर ब्लड शुगर काबू में नहीं आ रहा है तो आज के दिन में डायग्नोसिस का जो मॉडल है वो बदल गया। अब सब के सब HbA1c से ही डायग्नोस करते हैं। अब ब्लड शुगर से तो डेली डोज को ही टाइट्रेट करते हैं, बट डायग्नोसिस में 3 महीने की जो कहानी है HbA1c वो बहुत जोर आ गई। अब दवा पे अगर वो नहीं आ पा रहा है कि हम लोग जो जितनी नई दवा आ रही है उनमें करीब 10-15 तरह का अलग अलग मैकेनिज्म है दवाओं का, लेटेस्ट दवाएं हैं, उनमें कुछ दवाओं का फायदा भी है, कुछ दवाओं का नुकसान भी है। और इन दवाओं के साथ में असली समस्या हमारे सामने क्या है? डायबिटीज मेलाइटस सबसे छोटी जो कैपिलरीज होती हैं उनको ब्लॉक कर देता है, छोटी वेसल को ब्लॉक करता है। और छोटी वेसल को जब ब्लॉक करता है तो ऐसी जगह पे असर आता है जहाँ ना बाईपास हो सकता है ना कोई दूसरा इलाज है। ये आंख में हो सकता है, ब्रेन में हो सकता है, हार्ट में हो सकता है, किडनी में हो सकता है, पैरों में हो सकता है और इंटेस्टाइन में हो सकता है। ये जानते हुए कि ये बड़े उपयोगी बिल्कुल महत्वपूर्ण अंग है जिनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, इसलिए डायबिटीज का आज की तारीख में इलाज और भी जरूरी हो गया। इवन कैटरेक्ट वगैरह में देखा गया है कि डायबिटीज के रोल का बहुत बड़ा रोल है। इन सबको मानते हुए कि डायबिटीज में हम लोग कब ओरल गोलियां दें और कब हम लोग जाके इंसुलिन पे आ जाएं और कौन सी तरह का इंसुलिन अच्छा होगा, क्या हमें पंप लेना चाहिए, क्या ऑटोमेटिक जो हम बॉडी के अंदर लगा देते हैं वो पंप लेना चाहिए। लेकिन साथ में एक नई कहानी चल रही है कि हम लोग सर्जरी में भी अब ये देख रहे हैं कि ऐसा क्या है कि आपका बॉडी इंसुलिन तो बना रहा है लेकिन उसका असर नहीं हो रहा। और इसको देखते हुए ग्लूकागन का जो उसका था पूरा सीक्वेंस, उसको देखते हुए एक नई कहानी ये आ रही है, क्या हमें पैंक्रियाटिक सेल जो आइलेट सेल हैं उनका ट्रांसप्लांट करना चाहिए। इसका मतलब है कि ऐसा रोग है जिसके बारे में पूरे समाज को सोचने की जरूरत है। तभी आयुर्वेद में सब लोगों को सोचने की जरूरत है, एलोपैथी में जितने हैं सब लोगों को सोचने की जरूरत है। उसका एक और भी कारण है कि क्यों हम सब लोगों को सोचना चाहिए।
हमारे यहाँ हर व्यक्ति को जो अपना कंट्रीब्यूट करेगा उससे जीडीपी बढ़ता है। अगर एक भी आदमी ऐसा है जो कमजोर है, बीमार है, जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, तो नेशनल जीडीपी आउटपुट कम हो जाता है। हेल्थ का इन्वेस्टमेंट एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। हेल्थ का इन्वेस्टमेंट कंट्री के डेवलपमेंट का इन्वेस्टमेंट है। हेल्थ का इन्वेस्टमेंट एक कहते हैं, देखा जाए अगर हमें सुरक्षा में पैसे खर्च करने हैं तो हमारा जीडीपी बढ़ना चाहिए। अगर हमें अपना जीडीपी बढ़ाना है तो बहुत जरूरी है कि हमारे यहाँ सब लोग हेल्दी हों, अपने नेशन की जीडीपी को कंट्रीब्यूट करें, और उससे जो बढ़ेगा उससे हमारी सुरक्षा, सेना, सब जगहों में सहयोग मिलेगा। सबको देखते हुए मेरा मानना है कि आरोग्य भारती का ये प्रोग्राम बहुत जरूरी है, एसेंशियल है, और इसमें जो समन्वय है आयुर्वेद से लेकर एलोपैथी से लेकर रिसर्च एडवांसेस तक लेकर, इसके लिए मैं बिल्कुल ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनकी सोच बहुत आधुनिक है, और इसमें मैं अपने से सभी सीनियर्स का नमन करते हुए और अपने सभी साथियों का मैं आह्वान करते हुए कि हम लोग इस विरोध पे विजय पाएं, और आप सब लोगों ने मुझे मौका दिया बोलने का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर। आपने अपने मूल्य समय से हमें मार्गदर्शन दिया, और आपके यही उद्बोधन, यही मार्गदर्शन चिकित्सा जगत के लिए एक निश्चित नई दिशा देगा सर। केवल मत में ही नहीं, आपकी सोच हर स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए जो भी चिकित्सा पद्धति जैसे भी लाभ करें उनका प्रयोग करना चाहिए। आपकी ये सोच हमें एक नए भारत की ओर ले जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। अब हमारे बीच हमारे अगले वक्ता। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलो सर, थोड़ा सा 5 मिनट हमको समय देंगे? जो फेसबुक लाइव चल रहा है उसमें कुछ डिस्टर्ब चल रहा है, तो फेसबुक लाइव क्लोज अच्छा करके दोबारा से हमको रीस्टार्ट कर देना है, क्योंकि लोग देख नहीं ठीक पा है, रहे हैं, वो रुक रुक के चल ठीक रहा है। है। तो हम 5 मिनट का समय लेंगे थोड़ा सा। हाँ, तकनीकी कारणों से कोई बात नहीं है, आप कर लीजिए। प्रकार व्यक्तियों की जानकारी बढ़ी है, स्पीड बढ़ गई है, वर्किंग आवर्स बढ़ गए हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर अधिक जानकारी के कारण ओवर क्राउडिंग हो गई, तो विश्लेषण क्षमता कम होने लगी, तो डेप्थ भी कम हो गई, एनालिटिकल पावर भी कम हो गई। वर्किंग आवर बढ़ने से दिनचर्या और जीवन शैली भी अव्यवस्थित हो गई, और यही कारण है कि आज 70% रोग यह जीवन शैली से जुड़े हैं, जिनको हम अपनी भाषा में एनसीडीज बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। और इस सब आपाधापी में स्ट्रेस भी बढ़ गया। 60% रोग स्ट्रेस के कारण भी है। इन सबका प्रभाव का लक्षण किसी न किसी एक स्थान, एक अंग पर दिखाई पड़ता है, और प्रारंभ में ये एक स्थान पर दिखाई देने के कारण तत्काल ध्यान में नहीं आता, और धीमे धीमे ये अन्य दूसरे अंगों को भी अपने प्रभाव में लेता रहता है। और इसलिए इन जीवन शैली जनित रोग, विशेषकर डायबिटीज, इनको हम साइलेंट किलर्स के रूप में कहते हैं। केवल इनका सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया इतना पर्याप्त नहीं होगा, तो इनके रूट कॉज में जाना होगा। जैसा भी डॉक्टर रविकांत जी कह रहे थे कि रूट कॉज क्या है। आज डायबिटीज यह इतनी बड़ी संख्या में हो गया है कि लोग कहने लगे कि भारत डायबिटीज की राजधानी है। अभी मेरे पास बहुत आंकड़े नहीं है, लेकिन एक आंकड़ा है कि सन 2013 में ही 3.25 करोड़ रोगी भारत में थे, और उस समय ही अनुमान लगाया गया था कि 2020 तक यह 6.25 करोड़ तक हो जाएंगे। तो जिस गति से रोगी बढ़ रहे हैं उसके आधार पर लोगों का अनुमान गलत नहीं है।
डायबिटीज केवल जीवन शैली से जुड़ा ऐसा नहीं है, यह हेरिडिटी भी है, जन्मजात है, माता पिता से बच्चे में आ रहा है। और दूसरा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर तो है ही, और इसीलिए टाइप 1 और टाइप 2 ऐसे अलग अलग प्रकार हमारे सामने आते रहते हैं। इसकी केयर करना बहुत आवश्यक है। यह लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका निदान भी है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के लिए अगर व्यक्ति की लाइफस्टाइल जीवन शैली को व्यवस्थित कर दिया जाए तो कुछ सीमा तक उस रोग से निजात पाई जा सकती है, कुछ सीमा तक, एकदम नहीं। और इसलिए यह जो रोग है इसमें केयर बहुत आवश्यक है। अगर केयर नहीं की तो फेटल हो सकता है, और इसीलिए कहा जाता है यह क्यूरेबल है। इस यहाँ अपने पैनल में डॉक्टर नरसिंह वर्मा जी मॉडर्न मेडिसिन से जुड़े हैं, और डॉक्टर विपिन जी आयुर्वेद से जुड़े, वो अपने अपने प्रकार से अपनी थेरेपी का आधार लेते हुए चर्चा करने वाले हैं। मैं उन दोनों को छोड़कर एक तीसरे आधार पर चर्चा करता हूं और एक जानकारी के साथ आगे बढ़ता हूं कि बेंगलुरु के अंदर स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान योग यूनिवर्सिटी, एस व्यासा योग यूनिवर्सिटी, उन्होंने 8 वर्ष के निरंतर शोध के पश्चात एक मॉड्यूल डेवलप किया स्टॉप डायबिटिक मूवमेंट के अंतर्गत, और उसमें रिसर्च की, पेपर पब्लिश किए और उसको स्थापित किया एक मॉड्यूल को कि डायबिटीज का जो रूट कॉज है वह 3 है। फिजिकल इनएक्टिविटी जो आजकल कम होती जा रही है, जैसा भी रवि जी ने बताया। मेंटल टेंशन बढ़ रहा है, मैंने जैसे भी चर्चा की। और तीसरा लाइफस्टाइल गड़बड़ हो रही है, ये तीसरी चीज। और अगर हमने इन तीनों का समावेश करके ठीक प्रकार से मॉड्यूल तैयार किया तो अवश्य ही हम डायबिटीज पर एक सीमा तक विजय प्राप्त कर सकते हैं। उस मॉड्यूल की विशेषता है कि उसमें फिजिकल एक्टिविटी के लिए कुछ संधि व्यायाम, सूर्य नमस्कार, योगासन का समुच्चय है। और यह जो संधि व्यायाम, सूर्य नमस्कार और योगासन है, यह व्यक्ति की शारीरिक क्षमता के अनुसार है। अगर व्यक्ति इतना कमजोर है कि वह सूर्य नमस्कार नहीं कर सकता तो कुर्सी पर बैठ के कैसे व्यायाम होगा, इसकी भी व्यवस्था है। मेंटल टेंशन के लिए एस व्यासा ने एक साइक्लिक मेडिटेशन नाम का एक सिस्टम डेवलप किया है कि जिसमें हम अलग अलग प्रकार से शरीर के अंगों को तनाव देते हैं, फिर रिलैक्स करते हैं, तनाव देते हैं, रिलैक्स करते हैं, कुछ एक्टिविटी भी करते जाते हैं, रिलैक्सेशन भी करते जाते हैं, लैडर सिस्टम है। और परिणाम धीमे धीमे तनाव भी कम होता जाता है, थकान भी दूर होती जाती है। और इसका तीसरा पार्ट है कि जीवन शैली के बारे में प्रबोधन करना, आग्रह करना कि कितना तक कर सकते हैं, और इसका बराबर मेजरमेंट लेते रहना कि समय के साथ कितना उसका प्रभाव हो रहा है। और इसलिए इसको ध्यान में रखकर यह पूरा मॉड्यूल तैयार किया है। सन 2015 में जिस समय प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना था, उसी समय 1 साल से पहले से ही उसकी तैयारी शुरू हुई। पूरे देश भर में मधुमेह मुक्त भारत अभियान के नाम पर एक बड़ा कार्यक्रम लिया गया। इस मॉड्यूल का प्रशिक्षण दिया गया प्रांत प्रांतों में। एस व्यासा का मॉड्यूल था, आरोग्य भारती का संयोजन था, संघ
सेवा भारती, विद्या भारती और अन्य संगठनों के सहयोग से इस पूरे प्रयोग को किया गया, जिसके अंतर्गत 22 जून से लेकर माने विश्व योग दिवस के दूसरे दिन से लेकर और 29 जून तक 7 दिन का सतत प्रशिक्षण था। और प्रशिक्षण प्रारंभ करने के पहले हर व्यक्ति के पैथोलॉजिकल पैरामीटर्स लिए गए थे, ब्लड शुगर और HbA1c और ऐसे सारे पैरामीटर्स उसमें लिए गए। और ऐसे लेकर के उनका रिकॉर्ड, उनको एक डाटा तैयार किया गया। पूरे देश भर में 1500 स्थानों पर शिविर लगे, लगभग 60,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अगले माह जुलाई में फिर और अलग अलग प्रकार से 1500 और स्थानों पर शिविर लगे, लगभग 3000 ऐसे 7 दिन के शिविर लगे। टोटल मिलाकर के देखें तो 1,10,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें 60% डायबिटिक थे, 40% प्री डायबिटिक थे। 7 दिन के अभ्यास के बाद फिर पैरामीटर लिए गए। चूंकि यह प्रयोग वर्ष भर चलना था, इसलिए हर महीने सभी को अपने अपने स्थान पर या हर जिन्होंने प्रशिक्षण लेने के बाद नियमित रूप से अभ्यास किया, जिन्होंने 30% लोगों ने अभ्यास किया, इनको बहुत अधिक लाभ मिला। 40% ऐसे थे कि जिन्होंने अभ्यास किया लेकिन कभी कभी छोड़ देते थे, बीच बीच में करते थे। तो ऐसे 40% तो उनको जितना उन्होंने किया उतना उनका लाभ मिला। शेष 30% ऐसे थे कि जिन्होंने प्रशिक्षण तो लिया लेकिन अभ्यास नहीं किया, उनको लाभ नहीं मिला। अर्थात सबको यह ध्यान में आया कि यह जो प्रशिक्षण है, हम इसका सतत अभ्यास करेंगे तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी होगी, मानसिक तनाव भी कम होगा और हम जीवन शैली में फाइबरस फूड जोड़कर, प्रकृति आधारित दिनचर्या को ध्यान में रखकर, जंक फूड को छोड़ते हुए ऋतुचर्या का पालन करना, विरुद्ध आहार का ध्यान रखना, विहार, पर्यावरण, स्वच्छता, वायुमंडल, इसकी चिंता करना और साथ में पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मकता का ध्यान रखते हुए जो जिन जिन व्यक्तियों ने काम किया उनको परिणाम मिला। और उनमें से आज भी लगभग 200 से अधिक केंद्र 5 वर्ष हो गए, अभी भी पूरे देश में चल रहे हैं। वो प्रयोग तो 1 वर्ष में समाप्त हो गया, लेकिन आरोग्य भारती ने उसी मधुमेह मुक्त भारत अभियान को बाद में मधुमेह योग प्रबंधन के नाम से स्वीकार किया। आज आरोग्य भारती का ये एक आयाम है। पूरे देश में इसका प्रशिक्षण होता है, इसका डाटा इकट्ठा करते हैं, उसके परिणाम निकालते हैं। और इसीलिए ये कहा जा सकता है कि डायबिटीज को अगर ठीक से केयर की गई तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसमें नटसेल में कहें तो व्यक्ति को क्या क्या काम करना पड़ेगा, तो प्रकृति के अनुरूप उसकी दिनचर्या चाहिए। सूर्योदय के पहले जागना, अपने को तैयार करना, कुछ न कुछ व्यायाम करना, नियमित व्यायाम, यह उसका मुख्य काम है। अपना कार्य स्वयं करेंगे तो वैसे ही कुछ न कुछ एक्टिविटी हो जाती है। तो हमको 1-2 मंजिल जाना है, हम बजाय लिफ्ट से जाने स्थान पर हम है, तो उनको कुछ ना कुछ अपने घर का काम ही अगर उन्होंने किया तो भी उनका कुछ ना कुछ व्यायाम उसमें से हो जाता है। मानसिक शांति के लिए
प्राणायाम, ध्यान, मौन, जप आदि का अभ्यास करना चाहिए। साइक्लिंग मेडिटेशन करें, उसमें सब कुछ है, वो सबसे अच्छा है। मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए पॉजिटिविटी चाहिए, संवाद चाहिए, चिंतन चाहिए, चर्चा चाहिए। तो हम देखेंगे कि व्यक्ति को प्राणायाम, ध्यान, मौन, जप आदि से मानसिक शांति मिलेगी और पॉजिटिविटी, संवाद, चिंतन, चर्चा से मानसिक स्वास्थ्य मिलेगा। स्वस्थ जीवन शैली का पालन करना, विशेषकर फाइबरस फूड, ऋतु के अनुसार फल सब्जियों का सेवन करना, विरुद्ध आहार का कठोरता से पालन करना चाहिए। आयुर्वेद में चर्चा तो करते हैं, लेकिन आयुर्वेद चर्चा करने वाले लोग जितनी मात्रा में पालन करने की अपेक्षा शायद करते नहीं, और इसलिए उनके प्रवचन का प्रभाव भी कम होता है। इसलिए फाइबरस फूड, ऋतुचर्या, विरुद्ध आहार का पालन। और एक पहलू है इसमें कि अगर किसी व्यक्ति को यह मालूम पड़ गया कि उसको डायबिटीज है, तो डॉक्टर को अवॉइड नहीं करना, उसको डॉक्टर की सेवा लेनी चाहिए। जैसा डॉक्टर सलाह देते हैं वैसे ही काम करना। हम योगासन, साइकिलिंग, मेडिटेशन करते हैं, उससे कुछ हमको लाभ होता है तो अपने आप दवा बंद नहीं करना, डॉक्टर की सलाह लेकर के ही उस सलाह से दवा को कम करना, डॉक्टर जैसे करते वैसा करना। ऐसा अगर हमने करना प्रारंभ किया तो हम देखेंगे कि जहां उसका ट्रीटमेंट पार्ट है, वहीं इस प्रिवेंटिव पार्ट के माध्यम से हम धीमे धीमे अपने को तो स्वस्थ रखेंगे ही रखेंगे, शारीरिक मानसिक दृष्टि से भी, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल पहलू से भी। हम अपने साथ अपने परिवार में भी एक स्वास्थ्यवर्धक पॉजिटिव वायुमंडल तैयार कर सकते। इतना ही नहीं, हम समाज में भी एक स्वस्थ मॉडल के रूप में स्थापित हो सकते हैं। हमारी सक्रियता, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग, हमारी जीवन शैली जो भी हमसे मिलेगा उसको प्रभावित करेगी, तो फिर हम डायबिटीज पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज ऐसी आवश्यकता समाज के हर व्यक्ति के लिए है, तो हम इस चेन को तोड़ सकते हैं। जैसे कोरोना की चेन के बारे में है, वैसे डायबिटीज की चेन के बारे में है। हम विचार करें, पालन करें, लोगों से आग्रह करें, तो अवश्य हमको लाभ मिलेगा। तभी इस वेबिनार की सार्थकता है। मुझे लगता है कि नहीं, मुझे इस समय कहना चाहिए। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद भाई साहब। आपने एक विजन जो आरोग्य भारती का शुरू से रहा है उस पर प्रकाश डाला, और हम सभी लोग कैसे अपने जीवन में इस जीवनचर्या को अपनी को परिवर्तन करके कैसे हम मधुमेह से बच सकते हैं, आपने हम सब लोगों को अपना मार्गदर्शन दिया। अब हम लोगों के जो आज के प्रमुख वक्ता हैं डॉक्टर नरसिंह वर्मा जी, वो हम लोगों के बीच में हैं। मैं अनुरोध करूंगा सर से, अवनीश जी की उनका कृपया अनुमोद कर दीजिए। सर का परिचय तो अगर एक लाइन में मैं देना चाहूँ तो प्रोफेसर नरसिंह वर्मा जी बिल्कुल चलते फिरते शब्दकोश हैं, विकिपीडिया हैं डायबिटीज के लिए। अगर पूरे भारतवर्ष में डायबिटीज पे सबसे ज्यादा कार्य किया है, सबसे ज्यादा रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं और सबसे ज्यादा डाटा है किसी के पास, तो एक ही नाम आता है, वो है प्रोफेसर नरसिंह वर्मा जी का। और सर इस समय KGMC लखनऊ में फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं और फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड भी हैं। और सर की जो डिग्री है वो MBBS और MD KGMC से करने के बाद सर ने FRCP लंदन से किया है, FACP USA से किया है, इसके अलावा FICM, FIMSA, FAMS, FIACM, FRSSDI, इस तरीके की सर के पास कई फेलोशिप भी हैं। सर को अपने इस रिसर्च
डायबिटीज पर स्पेशली चर्च के कारण देश विदेश में अपने उद्बोधन के लिए बुलाया जाता है और सर इस सिलसिले में कई देशों की यात्राएं भी कर चुके हैं। सर की 200 से ज़्यादा रिसर्च पब्लिकेशंस हो चुके हैं और मैं ज़्यादा समय सर के बारे में न बताकर सर को ही आमंत्रित करूंगा कि वो खुद ही अपनी प्रतिभा से सब लोगों को अवगत कराएं। बहुत सर को मैंने पिछली बार 29 सितंबर के अपने बरेली के कार्यक्रम में भी बुलाया था, लेकिन उस समय सर किसी कारणों से नहीं आ पाए थे, तो तब से सर का ड्यू था और सर ने मेरा आज अब की बार अनुरोध माना है और हम सब लोगों को सर अपना उद्बोधन देंगे। आदरणीय प्रोफेसर नरसिंह वर्मा जी, कृपया अपना उद्बोधन दें। धन्यवाद अतुल जी। पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया कि मैं मधुमेह के विषय में अपने विचारों से लोगों को अवगत करा सकूं। और सबसे बड़ी हर्ष का विषय है कि माननीय अशोक कुमार वार्ष्णेय जी यहाँ पर उपलब्ध हैं, जो कि जिनके साथ मैंने अपनी प्रारंभिक मेडिकल एजुकेशन की जो हमारी शिक्षा थी, उस समय अशोक जी का कार्य क्षेत्र लखनऊ हुआ करता था और हम लोगों ने बहुत कह सकते हैं कि अच्छा समय साथ में बिताया, लगातार मिला है और अभी उनका स्नेह मुझे मिलता रहता है। तो इस पूरे के पूरे कार्यक्रम बहुत अच्छी बात ये लगी कि ये कहा जा रहा है कि मधुमेह के विषय में चिंतन करना है, कैसे इस आपदा को रोकने की बात करनी है। मैं अपनी स्लाइड्स शेयर करता हूं और आप मेरी स्क्रीन को आप एबल करिए, वो डिसेबल चल रही है तो मैं कुछ स्लाइड्स भी दिखा सकूंगा। जी कर दिया है सर, आप कर दिया है, ठीक है, गुड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो मैं अपनी स्लाइड्स शेयर करता हूं और फिर उसके साथ ही मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। स्लाइड्स थोड़ी देर में आ जाएंगी मेरी सामने बाहर, फिर मैं अपनी बात को बढ़ाऊंगा। मधुमेह ऐसी बीमारी है जिसको बीमारी कहना उचित नहीं है। मेरा ये मानना है कि मधुमेह किसी को आसानी से नहीं है और कोई अगर चाहता है उसे मधुमेह हो जाए तब भी नहीं, कोई चाहता है उसे हो जाए तब भी नहीं। मधुमेह तभी होती है जब कोई ये ठान ले कि हमें तो मधुमेह लाना ही है। बड़ा कठिन है मधुमेह को होना, शरीर हमारा संघर्ष करता है कि मधुमेह ना हो, लेकिन जब हम इस बात के लिए पूरा, मैं अपना वीडियो बंद कर रहा हूं जिससे कि अच्छा दिखाई पड़े और मेरी आवाज अच्छी सुनाई पड़े। तो मुझे समय जो टॉपिक दिया गया था वो होलिस्टिक अप्रोच इन मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज दिया गया था। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगा। मेरा जो मानना है कि होलिस्टिक अप्रोच का मतलब यह कदापि नहीं है कि चिकित्सा सेवाओं में जो विधाएं प्रचलित हैं सबकी दवाएं से होती है, नहीं। होलिस्टिक को गलत शब्दों में लिया गया है। होलिस्टिक का मतलब यह है दवाएं, व्यवहार, एक्सरसाइज, भोजन, नींद, तमाम चीजें जो दुनिया में हैं उनको सबको समाहित करते हुए इलाज करना। न कि होलिस्टिक का मतलब ये कतई नहीं है कुछ आयुर्वेदिक दवाएं, कुछ मॉडर्न मेडिसिन की दवाएं, कुछ होम्योपैथिक दवाएं, ऐसा कतई नहीं है। तो होलिस्टिक को लोगों ने थोड़ा सा गलत समझ लिया है। मैं इस पर ज्यादा चर्चा न करते हुए मैं ये बताना चाहूंगा, कुछ प्रश्न मन में आते हैं जिसको आदरणीय प्रोफेसर रविकांत सर ने हमारे प्रति रहे और उनका स्नेह मुझे प्राप्त हुआ, उनकी अलग सोच रहती है। उन्होंने भी इस बात पर जिक्र किया कि डायबिटीज का जो एपिडेमिक है वो क्यों हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि बीज नहीं होगा तो कितनी भी उपजाऊ भूमि हो, कितना भी पानी उपस्थित हो, कितना अच्छी हवा हो, कितनी अच्छी मिट्टी हो, कोई पौधा नहीं बनेगा। तो जेनेटिक फैक्टर तो इम्पॉर्टेंट है ही, बीज का होना अति अनिवार्य है, लेकिन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का मतलब यह है कि किस प्रकार से डाइट और फिजिकल एक्टिविटी और ये जितने फैक्टर हैं इन्वायरमेंट में हैं, इनका होना बहुत जरूरी है। बिना इनके बीज पौधा नहीं बन सकता। और जीन में और इन्वायरमेंट में आपस में जो क्रॉस टॉक हो रही है, ये प्रोसमोली जिम्मेदार है डायबिटीज होने की। हिंदुस्तानियों में कुछ विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं एक समय में हमारी क्वालिटी थी, आज हमारी डिसक्वालिफिकेशन बन गई। जैसे कि अगर आप चंद्रगुप्त मौर्य के समय का स्मरण करें, उस समय हमारे देश में
चाणक्य जैसी विभूतियां हुई हैं। चाणक्य बहुत लंबे समय तक बिना भोजन के रह सकते, और विज्ञान के दृष्टिकोण से फास्टिंग फिजियोलॉजी, यानी जब हम भूखे होते हैं उस समय की फिजियोलॉजी ज्यादा जरूर है। अपनी उम्र को पूरा नहीं कर पाए, डायबिटिक हो गए, हाइपरटेंसिव हो गए और मर गए। जिन चूहों को भोजन कम मिला, समय पर मिला, रात्रि में नहीं मिला, उनके समय के अनुसार मिला और कम मिला, कम मात्रा में मिला, वो चूहे अपनी उम्र से अधिक जीने में सफल रहे। तो ये एक प्रकार से इस बात का द्योतक है कि जब हम हंटर्स और गैदरर्स थे, उस समय हमारी फास्टिंग फिजियोलॉजी बहुत मजबूत थी। हमें महीने भर भोजन ना मिले, महीने भर बाद मिले चलेगा। आज लोग 2-4 घंटे भूखे नहीं रह पाते। और इस देश के अंदर जो सिक इंडिया है, फिट इंडिया की जगह पर, उसके लिए दोषी मैं एकल परिवार को मानता हूँ, दोषी मैं माँ को मानता हूँ, दोषी मैं पिता को मानता हूँ। और मैं थोड़ी देर के संबोधन में इस बात को सिद्ध कर दूंगा कि माँ और पिता कैसे दोषी हैं। आने दीजिए उस पर। अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया की जो डिस्क्वालिफिकेशन आजकल बन गई, लो बर्थ वेट, बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो कम वेट के पैदा हो रहे हैं, और थिन फैट इंडिया, और जल्दी उनको डायबिटीज हो जाती है, लेवल ज्यादा है और उनका रजिस्टर भी ज्यादा है। उनमें पेट में एब्डोमिनल ओबेसिटी भरी हुई है और विसरल फैट ज्यादा है। यहाँ पर एक छोटी सी घटना अगर आपको स्मरण हो, कुछ वर्ष पहले 2012 की बात हो सकती है, 13 की बात हो सकती है, अच्छी तरह याद नहीं है। 2 महानुभावों ने अनशन किया था। एक हमारे योग गुरु बाबा रामदेव ने अनशन किया था रामलीला मैदान में, परंतु बाबा रामदेव का अनशन 2 दिन में खत्म हो गया। उनको भर्ती कराना पड़ा ऋषिकेश एम्स में। क्यों? बाबा जी जो भोजन करते हैं उसी दिन खर्च कर देते हैं, फ्यूचर के लिए कुछ नहीं रखते, और वो केवल फल खाते हैं और वो भी योग क्रिया के द्वारा नष्ट करके बाहर निकालते हैं। तो उनके पास एब्डोमिनल ओबेसिटी नहीं थी। और दूसरे जो महाराष्ट्र वाले थे, वो महापुरुष जिनके आगे पेट रखा हुआ था 2 किलो का, उन्होंने 13 दिन अनशन किया, तब भी राजघाट पर दौड़ रहे थे। उनके पेट में बुरे दिन के इंतजाम के लिए व्यवस्था थी। बाबा जी ने कल की चिंता नहीं की, जो आज है बस ठीक है। तो ये एक फिजियोलॉजिकल फैक्ट है कि जो एब्डोमिनल ओबेसिटी हमारी है, ये कब आई? जब हमें बहुत दिनों तक दरिद्रता का सामना करना पड़ा, जब हमें बहुत दिनों तक विदेशी आक्रांताओं का सामना करना पड़ा, जब हमने बहुत दिनों तक राजाओं की तमाम इच्छाओं को पालन करने के लिए प्रजा को तमाम कुछ सहना पड़ा। प्रजा भूखी रहती थी, राजा अन्न का बेकार संग्रह करता था। जो भारत की 4-5 हजार साल की बदहाली है, जो प्रारंभ होती है पहली बार जब टर्की के उसने आक्रमण यहाँ किया ईसा के काफी पहले, तब से ये परिवर्तन शुरू हुआ। जब भोजन समय पर नहीं मिलता था, विभीषिकाएं रहती थी, अन्न की पैदावार समय पर नहीं होती थी, खाना होता नहीं था, तो बुरे समय के लिए फिजियोलॉजी ने क्या किया? पेट में फैट इकट्ठा किया। अब कोई बुरा समय नहीं है। अब 1965 अगर आप याद करिए, 1965 तक भारत में लाल रंग का गेहूं अमेरिका से आता था PL 480 योजना के अंतर्गत। और ये PL 480 योजना क्या थी? अमेरिका भारत को मुफ्त गेहूं देता था, बदले में भारत को अमेरिका का राजनीतिक समर्थन करना होता। अलग बात है कि उस समय के हमारे प्रधानमंत्री रूस के पिछलग्गू थे, भीख अमेरिका से लेते थे। परंतु सच्चाई यही है, हमने वो लाल गेहूं देखा है। मैं 1959 में पैदा हुआ तो मैंने वो लाल गेहूं देखा है, लाल रंग की रोटी बनती थी। 65 में हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, और 2 वैज्ञानिकों ने, MS स्वामीनाथन, जिनकी बेटी आज भी यूनिसेफ में है, MS स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग, जिन्होंने गेहूं की उन्नत किस्में निकाली। तो वो हिंदुस्तान जो भूखों मरता था, वो गेहूं का कटोरा बन गया। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में इतना गेहूं पैदा हुआ कि जितना अमेरिका से आता था उतना हमारे FCI के गोदाम में चूहे खाने लगे।
तो ये जो परिवर्तन हुआ, जिस देश में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, लोग पूड़ियां केवल दीपावली होली में खाते थे और बड़े घरों के लोग पूड़ियां बना करके दे देते थे जो छोटे लोगों को, और वो छोटे लोग उन पूड़ियों को सुखा के रख लेते थे। 1 महीने 2 महीने बाद बच्चे उसको पानी में भिगो के खाते थे। इतनी कमी थी इस देश में भोजन की। उस देश में हर नाली के ऊपर समोसा तला जाने लगा और हर गली में पिज्जा हट हो गया। ये जो भोजन की बहुतायत हो गई, ये हमारी फिजियोलॉजी को फिट नहीं आया। फिजियोलॉजी हमारी फ्यूचर के लिए फैट इकट्ठा किए बैठी थी और यहाँ तो रोज ही इतना ज्यादा मिलने लगा। और इसी वजह से हमारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स ज्यादा हैं। जितने इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स किए गए हैं, चाहे वो सीआरपी हो, एचएससीआरपी हो, टीएनएफ अल्फा हो, ल्यूकिन, इंटरल्यूकिन 1 हो, 6 हो, 12 हो, 3 हो, ये सब ज्यादा मिलते हैं हमारी कंट्री में। और एडिपोनेक्टिन हार्मोन जो हमारे मोटापे को कम कर सकता है, वो कम मिलता है। लेप्टिन और लेप्टिन रेजिस्टेंस हो गया इंडियंस में, इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ साथ लेप्टिन रेजिस्टेंस, और उनका कोलेस्ट्रॉल बदल गया। ये डिस्लिपिडीमिया बिल्कुल डिफरेंट थी। तो जो चेंजिंग फेस ऑफ इंडिया हुआ 1950, 55, 60, 65, 70 के बाद, उसमें क्या हुआ, डेमोग्राफी बदली। पहले हमारे भारत का एक एक गांव अपने में स्वतंत्र था। पूरे गांव का गन्ना एक ही कोल्हू पर पेरा जाता था, और जब गुड़ बनता था चाहे जितना ले जाए, ऐसा नहीं था जिसका गन्ना है वही लेगा। मैंने ये सब देखा है। मैं 8 वर्ष की उम्र तक गांव में रहा हूँ, 8 वर्ष की उम्र में शहर आया हूँ, तो मुझे गांव का अनुभव है। और मुझे 2.5 साल की उम्र का याद है, मैं 2.5 साल की उम्र में 11 किलोमीटर पैदल अपना बोरा लेके पढ़ने जाता था। क्यों? उस जमाने में अपना बोरा ले जाना पड़ता था, स्कूल में टाट पट्टी भी नहीं। और ये जो एपिडेमियोलॉजिकल परिवर्तन हमारे देश में हुआ, बहुत तेजी से शहरीकरण हुआ, अनप्लान्ड शहरीकरण हुआ। मैं लखनऊ की ही बात अगर करूं तो गोमती नदी के आसपास टीजी हॉस्टल होता था। माननीय वार्ष्णेय जी वहां आया करते थे। टीजी हॉस्टल और गोमती नदी के बीच में कोई बस्ती नहीं थी। आज इतना अतिक्रमण हुआ है कि गोमती नदी और टीजी हॉस्टल के बीच में बड़ी बस्तियां बस गई हैं। तभी की सभी बस्तियां पूरी तरह इलीगल हैं और तमाम नर्सिंग होम खुल गए हैं नदी के किनारे। तो ये जिस तरह से अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हुआ, जिसके पास थोड़ा भी पैसा था उसने शहर में एक मकान बना लिया। कोई रोकने वाला नहीं है, क्यों बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, नक्शा कहाँ पास होगा, कोई मतलब नहीं। जब प्लेग फैलेगा, डेंगू फैलेगा तो पूछा जाएगा डॉक्टर से, नक्शा किसी और को पास करना। लेकिन ये जो रैपिड अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हुआ, ये जिम्मेदार है। और इंडस्ट्री बहुत खुल गई, गली गली इंडस्ट्री खुल गई। बिना मानक देखे हुए इंडस्ट्री कहाँ होनी चाहिए? लखनऊ और हरदोई के बीच में रेगिस्तान पड़ा है, वहां इंडस्ट्री होनी चाहिए। अनुपजाऊ भूमि में होनी चाहिए इंडस्ट्री। लेकिन इंडस्ट्री जब डालीगंज के अंदर खुल जाएगी, इंदिरा नगर के अंदर खुल जाएगी, कॉलोनी में खुल जाएगी, गोमती नदी गंदा करेगी, तो नुकसान। इनकम बढ़ गई लोगों की, काम करना बंद कर दिया। अब काम की चर्चा ज्यादा है, काम तो है ही नहीं। किसान भी किसानी करता नहीं है, करवाता है। और लाइफ स्टाइल बदल गए, वैल्यू बदल गया, कल्चर बदल गया। कल्चर के विषय में बताऊं, 1999 में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था। हम लोगों के युवा समूह ने तय किया कि हम लोग साइकिल से आएंगे। साइकिल खरीदी गई, आना शुरू किया। 1 सप्ताह में उत्साह ठंडा हो गया। साइकिल से आते थे, रास्ते में कपड़े गंदे हो जाते थे, कोई बस से थूक देता था, पान की पीक गिरती थी ऊपर, रास्ते में कपड़े काले हो जाते थे, गर्मी जाड़ा बरसात झेलते थे और लोग परेशान करते। ए डॉक्टर साहब, आप ही का तरह का एक आदमी डालीगंज के पास से साइकिल से जा रहा था। अब उसको उम्मीद नहीं है कि डॉक्टर साइकिल चला सकता है। तो मेरे 7-8 साथी जिन्होंने साइकिल यात्रा शुरू की, सब ने मुझे खरी खोटी सुनाई और साइकिल यात्रा बदली। तो लाइफ स्टाइल, वैल्यूज, कल्चर सब बदल गए। और ये देखिए, भोजन की तमाम चीजें आ गई। कोई भी ऐसा होटल नहीं है चाहे वो 50 रुपए में खाना देता हो, चाहे 5000 में खाना देता हो, जहां पनीर न मिले। मैं समझ नहीं पाया कि ये गाय भैंसे जब काट डाली तो कहाँ से आता है पनीर? तो हर होटल में मिल जाता है। और बर्गर का साइज बढ़ता रहा। ये देखिए, तरह तरह का मीट और तरह तरह की चीजें। और आलू भुना हुआ खाने में जो स्वाद था उसको भूल करके लेज खाने लगे। ये जो परिवर्तन हुआ, ये क्यों हुआ? हमारी माँ जिम्मेदार है इसके लिए, हमारी माताएं जिम्मेदार हैं। 56 प्रकार के व्यंजन बनाने वाली माँ बाजार से ऑर्डर देने लगी, पैसे देने लगी कि लो बेटा बाहर खा लेना, टाइम नहीं है, मैं मुझे भी जाना है। और ये परिवर्तन हुआ।
तरह तरह की चीजें जो अमेरिका में पेप्सी आपको फ्री मिल जाएगी, पड़ी हुई है, कोई उठाने वाला नहीं है। हिंदुस्तानी डॉक्टर हमारे साथ गए थे, मुझे न्यूयॉर्क का याद है, वहां पेप्सी फ्री पड़ी थी। बहुत से डॉक्टरों ने इतनी भर ली, सोचा काम आएगी, एयरपोर्ट पर सब फेंक ली। तो मन का लालच, मन की जलेबियां, मन के लड्डू, ये सब चीजें बहुत नुकसान करने वाली चीजें बढ़ती चली। और ये आया कि स्थिति ये हो गई, कितने मोटे लोग, हमारे हचीसन किताब में लिखा है एक एवरेज आदमी का वजन 60 किलो होना चाहिए। ये 60 कब 80 हो गया, इसकी छोटी सी घटना आपको सुनाता हूँ। लखनऊ के एक मॉल में मैं जा रहा था, बाहर लिखा था लिफ्ट केवल 11 लोगों के लिए है, लेकिन नवा आदमी चढ़ा, लिफ्ट आवाज करने लगा। तो आदमी बहुत नाराज हुआ, उसने लिफ्ट मैन से कहा, क्यों भाई बाहर बेवकूफ बनाते हो, 11 लिखे हो, 9 ही आदमी चढ़े। तो मेरे मुंह से निकल गया, बाद में झगड़े का कारण बना, मुझे बहुत डांट पड़ी। मेरे मुंह से निकल गया, भाई साहब बाहर लिखा है फॉर 11 पर्सन्स नॉट फॉर 11 एलिफेंट्स। तो 11 पर्सन और 11 एलिफेंट में अंतर है। लिफ्ट बनाने वाले ने नहीं सोचा था हर आदमी 100 किलो के ऊपर। ये बढ़ता गया, लोग बैठे रहते हैं पूरा दिन बैठे रहते हैं। देखिए कमोड के आगे टीवी लगा लिया है, 1-2 घंटे बैठना पड़ेगा, पूरे समय कंप्यूटर खुला है, खाते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पता नहीं क्या करना चाहिए। और जो रविकांत सर कह रहे थे कि क्या प्रेडिक्शन थे, और जो वाष्णेय जी कह रहे थे क्या प्रेडिक्शन थे और क्या हो, 2001 के प्रेडिक्शन देखिए, 2020 में देखिए, पॉपुलेशन 35 साल के ऊपर की इतने लोगों को हो गई डायबिटीज। और 2030 में प्रेडिक्शन 123 मिलियन का है, लेकिन 80 मिलियन अभी हो चुके, 80 मिलियन अभी हो चुके। और ये प्रेडिक्शन देखिए, हम अभी भी कैपिटल ऑफ डायबिटीज नहीं है, बड़ी प्रसन्नता की बात है, ईश्वर करे हम कैपिटल ऑफ डायबिटीज ना हो। डाटा थोड़ा पुराने हैं, नए डाटा के हिसाब से चाइना 109 से 117 पहुंच चुका है, हम 69 से 75 पहुंचे, लेकिन अब भी हम चाइना से पीछे हैं। ईश्वर की असीम अनुकंपा है, हमेशा चाइना से पीछे रहे और अमेरिका से भी पीछे हो गए, यहाँ हम टॉप नहीं करना चाहते। लेकिन देखिए बांग्लादेश कितनी तेजी से ऊपर आ रहा है, बांग्लादेश जैसा देश ऊपर आ रहा है, जहां कहीं भी ये हो रहा है। यंगस्तान इंडिया में 35 साल से ऊपर 60% पॉपुलेशन को डायबिटीज है। दैट इज वाई अनूप मिश्रा जी ने कहा, ये साइंटिस्ट हैं, दिल्ली में रहते हैं, अनूप मिश्रा एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने कहा फिट इंडिया की जगह हम सिक इंडिया, हर कोई बीमार। और देखिए डायबिटीज कैसे आगे बढ़ती है, ये प्रोग्रेसिव डिजीज है, प्रोग्रेसिव डिजीज है। शुरू के 10 साल इस बीमारी में कुछ भी नहीं हो, केवल इंसुलिन ठीक करने के लिए हमारी बॉडी में इंसुलिन ज्यादा बढ़ने लगता है, तो इंसुलिन लेवल भी बढ़ने लगता है, जैसे जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है इंसुलिन लेवल भी बढ़ता है। लेकिन शुरुआत के 15 साल बाद, लगभग 15 साल बाद, 10 साल बाद इंसुलिन बीटा सेल कहते हैं भैया अब नहीं बना सकते, तुम तो बढ़ाते ही चले जा रहे हो। अब इंसुलिन लेवल कम होने लगता है, और जब इंसुलिन लेवल कम होने लगता है तब डायबिटीज का पता लगता है। और अगर हम दूसरे पैरामीटर्स देखें तो बीटा सेल के फंक्शन कम होने लगते हैं 7 साल, कौन कहे 4 साल पहले, लेकिन बीटा सेल कुदरत ने ज्यादा दिए हैं इसलिए काम चल जाता है। लेकिन हिंदुस्तानियों में बीटा सेल कम होते हैं, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कम होती है। ये चेंजेस हमारे अंदर 400-500-600 साल में आए। और अगर हम पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज को देखें तो वो शुरुआत में देखिए 7 साल तक लगभग नॉर्मल रहता है, फिर बढ़ना शुरू होता है। फास्टिंग को देखें और हिपैटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन को देखें, लीवर में ग्लूकोज बनने की मात्रा जब इंसुलिन कम होने लगती है तो बढ़ना शुरू होता है, और फास्टिंग ग्लूकोज भी बढ़ना शुरू होता है। तो डायबिटीज जो समझ रहा है कि उसे आज हुई है, उसको 10 साल पहले हो चुकी थी, पता नहीं लग पाया। तो सबसे बड़ा इशू है जल्दी पता लगाना, चाहे जिस पद्धति से पता लगाए। डायबिटीज होने के अब तक 20 पैथोफिजियोलॉजी सामने आ चुकी है। मैं यहाँ पर 11 बता पाऊंगा, 9 वाली स्लाइड मेरे पास नहीं है, लेकिन 20 पैथोफिजियोलॉजी आ चुकी है। कहा जाता है कि बीटा सेल फंक्शन कम होने लगते हैं, बीटा सेल मास कम होने लगता है, इंसुलिन कम होने लगती है, और हमारे कोलन के अंदर अच्छे वाले बैक्टीरिया कम हो जाते हैं,
खराब बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, जिससे GLP-1 सिक्रीशन प्रभावित होता है। सारा कुछ खराब तो सब, बात बिल्कुल सही है। हमारा पेट ही सब कुछ है। हमारे आंतों में जो बैक्टीरिया रहते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो एक बैक्टीरिया नहीं होता, गट स्टेराइल होता है। लेकिन एक नवयुवक में, एक एडल्ट में आधा किलो से पौन किलो तक बैक्टीरिया होते हैं। और ये बैक्टीरिया सब नुकसानदेह नहीं है, ये फायदेमंद है। इस बात को गंगा जल से समझ सकते हैं। गंगा जल में बहुत बड़ा बैक्टीरियम पाया जाता है, जो बैक्टीरिया का बाप है, बैक्टीरिया को खा जाता है। ये गंगा जल की पवित्रता का राज है। और इम्यून रेगुलेशन होता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, और इन्फ्लेमेशन बढ़ने से इम्यूनिटी कम होती है, इम्यूनिटी कम होने से इन्फ्लेमेशन और बढ़ता है। और एमाइलिन, दूसरा हार्मोन जो बीटा सेल निकालते हैं, वो कम हो जाता है। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन पर इसका असर पड़ता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाती है। गुर्दे में ग्लूकोज बनने लगता है, गुर्दा ग्लूकोज बाहर नहीं निकाल पाता, और अल्फा सेल से ग्लूकागान कम होने लगता है। तो ये तमाम पैथोफिजियोलॉजी हैं जो एक साथ चल रही होती हैं। इसलिए डायबिटीज एक प्रोग्रेसिव डिजीज है। लेकिन डायबिटीज होने के पहले प्री डायबिटीज और लॉस ऑफ बीटा सेल फंक्शन डायग्नोसिस के पहले हो जाता है। तो हमको यहीं पर पकड़ना है। 50 से 80% बीटा सेल फंक्शन खत्म हो जाते हैं, तब डायबिटीज पता लगती है। तो हमें उससे पहले पता लगाना है। अगर हमने पता लगा लिया तो बहुत आसान हो जाएगा। और पता कैसे लगाना है, बहुत आसान है। किसी भी पद्धति का डॉक्टर पता लगा सकता है, इसमें मॉडर्न मेडिसिन का होने की जरूरत नहीं है। जो भी मरीज आपको दिखाने आया है, चिकित्सक बंधुओं, उसके पूछिए कि आपके घर में कोई 20 साल का, 18 साल का, 16 साल का नवयुवक नवयुवती है क्या? अगर है तो उसको बुलाइए, उसकी जांचें करिए, उसका GTT कराइए, उसको पकड़िए। अगर उसका वजन ज्यादा है, अगर वो मोटा है, उसकी डिपोसिटी ज्यादा है, तो उसका अभी से लाइफ स्टाइल इंटरवेंशन शुरू कर दीजिए। मैं ऐसी पद्धतियां बताऊंगा, ऐसा इलाज बताऊंगा जो मॉडर्न मेडिसिन का होते हुए भी नहीं है, और उससे डायबिटीज पूरी तरह रिवर्ट हो सकती है। डायबिटीज रिवर्सल एक पूरी तरह से मान्यता प्राप्त चीज है, कोई सतही चीज नहीं। और प्री डायबिटीज से डायबिटीज में जो परिवर्तन होते हैं, इनको रोका जा सकता है। इनको रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ये हो गए तो एंड स्टेज डायबिटीज बन जाएगी, फिर तमाम बीमारियां होंगी, तमाम कॉम्प्लिकेशन। हमें जो रिस्क वाले पीपल हैं, जिनके परिवार में किसी को डायबिटीज है, जिनका वजन ज्यादा है, जो हिंदुस्तान में पैदा हुए, जिनकी रेस इंडियन है, और जो इनएक्टिविटी का शिकार हैं, जो भोजन रात में करते हैं, जो रात में जगते हैं, जिनका स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, ऐसे लोगों का IgT, ACS, GDM, ये सब चीजें जिनको हैं, उनको हमें बार बार जांच करनी होगी और समय से पहले डायग्नोसिस बनानी होगी। IgT क्या है? इंपेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है। ACS क्या है? 30-35 साल पर हार्ट अटैक पड़ गया। GDM क्या है? गर्भावस्था में डायबिटीज। डायबिटीज का आरंभ माँ के गर्भ से होता है। बिना माँ के गर्भ से डायबिटीज शुरू हुए डायबिटीज नहीं शुरू होती। अगर माँ के गर्भ में बच्चे को अधिक भोजन मिलेगा तो उसका वजन बढ़ जाएगा, उसको बड़े होने पर डायबिटीज हो जाएगी। अगर माँ के गर्भ में बच्चे को कम भोजन मिलेगा तो वो बहुत पतला पैदा होगा, उसको आगे चल के डायबिटीज हो जाएगी। तो आज जो डायबिटीज बहुत ज्यादा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है जो हमने औरतों के साथ नाइंसाफी की है। पुरुष प्रधान समाज बनाने का प्रयास किया है। महिलाओं को हमने द्वितीय दर्जे का दर्जा दिया, और प्रेगनेंसी में भी उनको भोजन नहीं मिला। एक 6 साल, 7 साल, 8 साल की बहन एक 30 साल के भाई को, 100 किलो को भाई को खाना खिला के तब खाना खाती है। ये हमारे समाज में जो था, यानी बहन खाना नहीं खा सकती जब तक भाई न खा ले, पत्नी खाना नहीं खा सकती पुरुष न खा ले। ये जो हुआ, इससे प्रेग्नेंट लेडी को परेशानी हुई, और उसकी वजह डायबिटीज है। ये लड़का जो आगे पैदा होगा, लड़की पैदा होगा, वो लड़की पैदा करेगी, पुरुष थोड़ा पैदा करेगा। तो उसके न्यूट्रिशन पर जो हमने ध्यान नहीं दिया, बालिका और बालक के न्यूट्रिशन में जो विभेद किया, उसकी सजा हम भुगत रहे हैं। तो प्रिवेंशन से अच्छी मेडिसिन कोई नहीं है। अब कैसे करें प्रिवेंशन? प्रिवेंशन हर पद्धति में एक है, कोई आयुर्वेदिक पद्धति में अलग नहीं है, होम्योपैथी में अलग नहीं है, नेचुरल में अलग नहीं है, तिब्बत में अलग नहीं है, सिद्ध में अलग नहीं है। इन व्यासा की बात कर रहे थे हमारे वार्ष्णेय जी, मैं वहां गया हूँ, मेरा वहाँ हाइपरटेंशन पर लेक्चर था, इंटरनेशनल लेक्चर था, और मैंने वहाँ की लेबोरेटरी देखी है। मैं उनके रिसर्च से बहुत प्रभावित हूँ, और मैं उनके कुलपति महोदय से भी मिला और उनके कुलाधिपति महोदय से भी मिला, और बहुत प्रसन्न हुआ। वो जो रिसर्च कर रहे हैं बहुत काम में आने वाली रिसर्च है। अब उस रिसर्च की आवश्यकता है। जो रिसर्च की गई है उसको तक छपेगा नहीं, अच्छे जर्नल में छपेगा नहीं,
उसका साइटेशन नहीं होगा, इंडेक्सिंग नहीं होगी, तब तक वो बेकार, कोई मानेगा नहीं। 3 केंद्र बिंदु हैं, डाइट है, एक्सरसाइज है और प्रिवेंटिव दवाएं भी हो सकती हैं। एक डीक्रिप प्रोग्राम था, बड़ा फेमस हुआ। ये डीक्रिप प्रोग्राम पर रिसर्च हुई, स्टेप वाइज अप्रोच था डायबिटीज प्रिवेंशन का, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, 2016 में डायबिटीज केयर में छपा था, बहुत अच्छा जर्नल माना जाता है। और इसमें छपा था कि, और उसके बाद इंडियन डायबिटीज ने डायबिटोलॉजी में छापा, इंडियन डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और मेटफॉर्मिन में करके। रामचंद्रन का नाम बहुत बड़ा है, बल्कि इन्होंने उसने सिद्ध किया कि लाइफ स्टाइल इंटरवेंशन से हम डायबिटीज को रोक सकते हैं। प्रिवेंशन कई तरह का हो सकता है, प्राइमरी प्रिवेंशन, हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। इसमें थोड़ा सा दोष हमारी सरकारों का है। हमारी सरकारें चुनाव आधारित, उनको अगर किसी को कैंसर है और उनको किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सहायता कोष से 2 लाख रुपए मिलेगा, वो जिंदगी भर का मुरीद रहेगा। लेकिन किसी को वजन कम करने के लिए कोई सहायता कोई सरकार नहीं देने वाली, क्योंकि उसको कोई बीमारी मानने को तैयार नहीं। प्रिवेंशन पर हमारे देश में जोर ही नहीं है। हमारे यहाँ डॉक्टर दमकल बन चुका है, जहां आग लगती है वहां बुला लिया जाता है, आग न लगे इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में एक समय में, मेरी बातें बहुत सी आउट ऑफ कंटेक्स्ट हैं, कृपया मुझे क्षमा करिएगा, कोई बात कहीं गलत बोल जाऊं, पहले से क्षमा प्रार्थी। उत्तर प्रदेश में एक समय ऐसे गवर्नर बनते थे जो मृत प्राय होते थे। एक गवर्नर थे अकबर अली खान, लगभग मरने वाले थे, उनको गवर्नर बना दिया गया। उसके बाद यहाँ खाना पीना अच्छा मिलता था, बढ़िया मेडिकल केयर मिलती थी और वो ठीक हो जाते थे। लेकिन ये देखा गया कि उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर बनते हैं, उनमें से 2 महीने के 3 महीने के अंदर वो बाथरूम में गिर पड़ते हैं, उनकी हड्डी टूट जाती है कूल्हे की, उनका ऑपरेशन होता है, 2-3 महीने पड़े रहते हैं बिस्तर पर। एक डॉक्टर था आयुर्वेद का, वो पोस्टेड था वहां पर, उससे मेरी बात भी हुई। उसने ये तरीका ढूंढ दिया क्यों ऐसे राज्यपाल की हड्डी टूटती है। उसने देखा हड्डी में खराबी नहीं थी, न राज्यपाल में खराबी थी, खराबी बाथरूम के टाइल्स में थी। उसने टाइल्स बदलवा दी, उसके बाद स्लिपरी टाइल्स नहीं रहे, अब हड्डी नहीं टूट रही। ये है प्राइमरी प्रिवेंशन। होने ही मत दो, हड्डी टूटने ही मत दो, कूल्हे की हड्डी को टूटने मत दो, लोगों को मोटा मत होने दो। अगर मुझे कभी भी न्यायपालिका या कभी भी कार्यपालिका में घुसने का अवसर मिला तो मैं एक कानून बनाने के लिए आवेदन करूंगा कि इस देश के अंदर किसी भी उस व्यक्ति का विवाह नहीं होना चाहिए जिसका मेडिकल सर्टिफिकेट क्लियर ना हो। एक रोगी व्यक्ति को विवाह करके एक रोगी बच्चा पैदा करने का कोई अधिकार नहीं है। विवाह के उपरांत दोनों दंपतियों का जब तक मेडिकल सर्टिफिकेट ना हो, वो बच्चा पैदा करने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे देश की बहुसंख्यक जनता एक्सीडेंट का शिकार है, एक्सीडेंट से पैदा हुए हैं लोग। कौन प्लान करता है प्रेगनेंसी को? लेकिन जब तक ये प्लानिंग नहीं होगी तब तक हमारे देश में सिक इंडिया होगा, फिट इंडिया नहीं होगा। हमें ये प्रोग्राम चलाना होगा, बजाय कुंडली मिलाने के उनको हम कुंडली भी मिलाएं, कोई आपत्ति नहीं है, उनका हम स्वास्थ्य परीक्षण करें, और अगर मोटे हैं तो शादी न करने दें जब तक वजन न कम करें, और अगर उनके अंदर कोई व्याधि है तो पहले व्याधि का निदान, उसके बाद उनका वो होना चाहिए, शादी होनी चाहिए। इसी तरह बच्चा पैदा होने के बारे में तो ये प्रिवेंशन का है। प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन बहुत नया कंसेप्ट है और ये बहुत जरूरी है। जैसे कि प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन का एक उदाहरण देता हूँ। एक कानून बनाने की आवश्यकता है कि हमारे देश में कोई भी बच्चा 8 साल के पहले पढ़ने नहीं जाएगा तो स्कूल के मालिक को जेल हो जाएगी। क्यों? बच्चों की सेहत खराब करने की जिम्मेदारी स्कूल वालों की है। 2.5 साल के बच्चे को सुबह 5 बजे उठा करके उसको ब्रश दे दिया गया, पेस्ट दे दिया गया, वो निकल गया। उसके बाद नाक बंद करके उसको दूध पिला दिया गया। ऐसे बच्चे को वैन में फेंक दिया गया। 1.5 घंटे बाद वो पहुंचा, फादर के डर से खड़ा हो गया। 8 बजे फिर नींद आ गई उसको, 8 बजे सो गया, 9 बजे जागा, टिफिन खा लिया, टिफिन खाया, अब उसको लैट्रिन लगी। गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स, पेट में कुछ जाएगा तो लैट्रिन, जिंदगी भर का बीमार हो गया, बिना कुछ खाए लैट्रिन नहीं करेगा। कौन जिम्मेदार? स्कूल जिम्मेदार। 2.5 साल के बच्चे को पढ़ाने का क्या औचित्य है? माँ से अच्छा कोई टीचर 8 साल तक नहीं है। ये बात मैं आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के माध्यम से कह रहा हूँ, किसी और माध्यम से नहीं कह रहा हूँ। दूसरा, एक प्रकार का स्कूल हमारे समाज में होना चाहिए और हर 5 किलोमीटर पर एक स्कूल होगा। उसी में टाटा का लड़का पढ़ेगा, उसी में घेरऊ का लड़का पढ़ेगा,
बराबर फीस होगी, बराबर सुविधाएं होंगी। स्कूल के अंदर सुदामा और कृष्ण एक नहीं होंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। सब बंद कर दीजिए, एक तरह का स्कूल होगा, सब ठीक हो जाएगा। फिर से हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जो भारत मशहूर था, फिर हो जाएगा। ये प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन है। और इन्वायरमेंट को बदलना है, ये भी प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन है। मैं कई कंट्री गया जहां पर कई ऐसी जगहें हैं जहां कार से आप जा ही नहीं सकते, साइकिल से ही जाना है। जितने मॉल हैं वहां पर गाड़ी नीचे पार्क करके आपको पैदल चलना ही पड़ेगा। ये हमारी कंट्री में है कि कार सड़क किनारे खड़ी किया और कार के अंदर झोला दे करके सब्जी खरीदी। बाजारों को बंद करना होगा, बाजार केवल शहर से दूर होंगे, लोगों को वहां खरीदने जाना पड़ेगा। पूरा शहर बाजार नहीं हो सकता। गलत है, गलत है, गलत है। ये सही करेंगे सब ठीक हो जाएगा। और डायबिटीज और हाइपरटेंशन के बिगेस्ट हेल्थ प्रॉब्लम है और ये पैन हिस्ट्री में, और ये दोनों जब हो जाती हैं बहुत ही खराब कॉम्बिनेशन है। जेनेटिक एंड मेंटल फैक्टर के बारे में बात कर चुका हूं। देखिए ये कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिसके अंदर ये है, वो सावधान हो जाए। I have high cholesterol in my family. I have heart disease. I have high blood pressure. I have high waist measurement. I am overweight. I am impaired glucose tolerance. ये सब चीजें अगर हैं तो ये व्यक्ति रिस्क पर है, इसकी डायबिटीज की जांच की जाए। तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर डायबिटीज को नहीं रोका गया। और ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशन मैंने यहाँ दिखाए हैं। मैं इस पर डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरा टॉपिक यही है कि बिना दवाओं के मैनेजमेंट करना। ये देखिए, ये लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की स्टडी हुई। मेलमो स्टडी स्वीडन में हुई, डॉक्टर चाइना में हुई, फिनलैंड में हुई, अमेरिका में हुई, इंडिया में हुई। और कॉन्फ्यूजन सबका एक था, 40% इतनी इफेक्टिव मेडिसिन नहीं तैयार हुई। मुझे याद है प्रोफेसर रविकांत जब वाइस चांसलर थे, उन्होंने कहा वर्मा जी डायबिटीज पे बड़ी बातें करते हो, कोई ऐसा बताओ दवा जो सब सस्ती हो, हर जगह उपलब्ध हो और साइड इफेक्ट ना हो। मैंने कहा सर ऐसी दवा तो एक ही है, कैप्सूल है, LSM। सर ने कहा LSM क्या है? मैंने कहा सर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। इससे स्ट्रॉन्ग कोई भी दवा ना आई है ना आए। व्हाट कैन बी डन? पेरेंट्स, टीचर्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, इन सब का एक ही काम होना चाहिए, हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन हमारे यहाँ शुरुआत से शुरू हो जानी चाहिए और वो एसेंशियल होनी चाहिए। बिना हेल्थ एजुकेशन के कुछ भी अलाउ नहीं होना चाहिए। हेल्थ अवेयरनेस एजुकेशन प्रोग्राम, और सतही नहीं, ओरिजिनल वाले। स्कूलों की कैंटीन बदलना होगा। अभी एक स्कूल के कैंटीन पर मेरा भाषण था, मैंने उसको 56 प्रकार के व्यंजन बताए जो स्कूल के कैंटीन में बिक सकते हैं, भटभटा से लेकर के छोले तक बताए। और मैंने कहा स्कूल में तो तुम बंद कर दो तो बाहर का बेच रहे हो, सब वही बना के बेचो। उसमें जयपुर की दाल बताई, न जाने क्या क्या बताया मैंने। 56 प्रकार के व्यंजन की लिस्ट है, आप कहेंगे तो शेयर कर दूंगा, जो स्कूलों में कैंटीन के समय मिलना चाहिए। बजाय उसके वहाँ क्या मिल रहा है? समोसा मिल रहा है, वहाँ क्या मिल रहा है? वो मिल रहा है, पिज्जा मिल रहा है। इसको रोकना होगा, इसे बंद करना होगा। कोई स्कूल में अगर बड़ा ग्राउंड नहीं है, खेलने के 2 घंटे नहीं है, 1 घंटा नहीं है, बंद कर दीजिए स्कूल को। पढ़ना कतई जरूरी नहीं है, खेलना बहुत जरूरी है। और ये देखिए इंडियन डायबिटीज स्कोर है, इस स्कोर को लगा करके आप ये जान सकते हैं कि डायबिटीज का रिस्क कितना ज्यादा कितना कम किसी में है। ये इंडियन रिस्क स्कोर है, इंडिया में डेवलप किया गया है, इंडिया के लोगों के लिए है। मिनिमम स्कोर 0, स्कोर 100, पॉजिटिव स्कोर मोर देन 60। अगर 60 से ज्यादा है तो बहुत गलत बात है। और अगर मॉडिफाइड फॉर्म रेफरेंस दिया हुआ है और जाति में छपा था। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट है? वजन को नियंत्रित करना, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज कम से कम 45 मिनट, साल्ट कम लेना है, हर सफेद चीज नहीं लेना, चाहे शक्कर हो चाहे नमक। डाइट प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट होना चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए और शक्कर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तंबाकू अल्कोहल देखना नहीं है। हमारे यहाँ 11 प्रकार से तंबाकू का प्रयोग होता है। मुझे एक मरीज ध्यान है जिसकी तंबाकू मैंने छुड़वाई तो 1 साल बाद आया, बहुत डरा हुआ था, डॉक्टर साहब डांटेंगे। क्यों डांटेंगे भाई? डॉक्टर साहब पहले बताइए। डांटेंगे। मैंने कहा देखो अगर डांटेंगे करोगे तो डांटने लगे, बताओ क्यों डांटेंगे?
उसने कहा साहब तंबाकू छोड़ दी है, लेकिन एक आदत पड़ गई, नहीं छूट रही है। मैं 3 किलो तंबाकू का तकिया लगाता हूँ, जब तक नाक में वो सुगंध नहीं घुसती है मुझे नींद नहीं आती। तो हमारे यहाँ एडिक्शन इस तरह का है तंबाकू का। तंबाकू जिस देश में पैदा हुई उन्होंने केवल सिगरेट बनाई, सिगार बनाया, हमने हुक्का बना डाला, हमने नक्सीर बना डाला, हमने नस्वार बना डाला, हमने खाने वाली तंबाकू, सूंघने वाली तंबाकू, दबाने वाली तंबाकू, चबाने वाली तंबाकू, पता नहीं कहाँ कहाँ डालने वाली तंबाकू बना डाली। तो इसमें हम लोग माहिर हैं। और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना लाइफ के लिए, किसी बात से परेशान ना होना। 3rd क्लास में, 2nd क्लास में, 4th क्लास में बच्चा टॉप नहीं कर पाया, गुप्ता जी बहुत नाराज हो रहे हैं, चौहान साहब का बेटा टॉप कर गया, तुम मूर्ख हो, तुम गधे हो। लड़के ने संदूक से निकाल के उनकी मार्कशीट दिखा दी, वो 3 सब्जेक्ट में फेल थे 4th में। लड़कों से क्यों ये उम्मीद कर रहे हो भाई? वो स्वस्थ रहे, पढ़ाई में टॉप करना कोई जरूरी नहीं। ये भोजन का प्रकार है। यहाँ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, भोजन में 3 चीजें होती हैं। क्या खाएं बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। तंबाकू और मीठे के अलावा सब खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं, किशमिश से छुहारा तक, आलू से आलू बुखारा तक सब खा सकते हैं। और इसके साथ साथ एक चीज और है कि किशमिश से छुहारा तक, आलू से आलू बुखारा तक, अगर केला खाना चाहें तो एक केला खाता है तो इंसान है, और अगर कोई पूरा घाड़ खा जाता है तो हाथी है। केले की क्या गलत? तो खाने में जरूरी चीज ये है कि क्या खाना है बिल्कुल जरूरी नहीं, लेकिन पूरे जीवन भर डॉक्टर और मरीज संघर्ष करते हैं, ये ना खाओ, वो ना खाओ, ये खाओ, वो खाओ। और आप जानकर आश्चर्य होगा, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में डाइट के ऊपर कोई कोर्स नहीं है, न्यूट्रिशन पढ़ाया नहीं जाता, बायोकेमिस्ट्री में थोड़ा सा पढ़ाया जाता है, ना MBBS में, ना MD में, ना DMCH में, कहीं नहीं पढ़ाया। और बाद में स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं मालूम है। दूसरी चीज है क्या के बाद कब नहीं, कितना खाना है, उतना खाना है जितने में स्वाद मिले, स्वादानुसार, और खाना उतना ही खाना है जैसे चिड़िया खाती है। चिड़िया कैसे खाती है? चिड़िया के वजन के बराबर चने रख दीजिए, वो दिन भर चुगेगी और उड़ जाएगी, फिर चुगेगी, फिर उड़ जाएगी, फिर चुगेगी, फिर उड़ जाएगी, और शाम को तौलिए चिड़िया का वजन उतना ही मिलेगा। अब भैंस जी कैसे खाती है? अपनी नाद में मुंह डालती है, तब भी निकालती है जब नाद टूट जाए या नाद का सारा खाना खत्म हो जाए। इसलिए उस प्रकार खाने वाले भैंस हो जाते हैं, चिड़िया की तरह खाने वाले चिड़िया हो जाते हैं, आसमान में उड़ते हैं। तीसरी चीज, कब खाएं? जो कुछ खाना है सूर्य के अनुसार। सूर्य से ही हमारे प्लांट खाना बनाते हैं, सूर्य ही सब कुछ है, चंद्रमा कुछ नहीं है। सूर्य की रोशनी को चुराने वाला चंद्रमा चोर है, सूर्य सब कुछ है। तो सूर्य के हिसाब से अपनी दिनचर्या रखें और सूर्य के हिसाब से भोजन करें। वो भोजन 7 बजे के पहले हर हाल में हो जाना चाहिए, चैन बन जाइए, ठीक हो जाएगी। बाकी ये त्रिभुज बनाएगा, ये बताया गया है कितना कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, कितना फैट होना चाहिए, कितना प्रोटीन होना चाहिए, लेकिन ये सब चीजें तब काम में आएंगी जब पहली 3 चीजें मानेंगे। कब खाते हैं ये ज्यादा जरूरी है। ये 25 जून 2016 को समय भी दिया हुआ है। If you skip meals, eat on the go and snack late at night, you could be doing damage to your health according to new study. The study I have already quoted. Step away from the burger. Apparently bigger breakfasts are better. Meanwhile, type 2 diabetes, high blood pressure, obesity, ये सारा कुछ जुड़ा है। कब भोजन करते हैं, क्या भोजन करते हैं? Eat breakfast like a king, lunch like a prince, dinner like a pauper. बहुत बार ये कहा गया, बहुत बार ये कहा गया, करना होगा। When is very important. हमारे हर आर्गन में एक घड़ी है। आपको पता है सूर्य का चक्कर लगाती है पृथ्वी, उससे मौसम बदलता है, और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, उससे दिन और रात होती है, इससे काल चक्र तैयार होता है। ऐसा ही काल चक्र हमारे शरीर में है। सुप्राचियाज्मेटिक न्यूक्लियस, भगवान शंकर का तीसरा नेत्र, वो जो है वो सेंट्रल क्लॉक है। वैसी हर सेल में पेरिफेरल क्लॉक है। सेंट्रल क्लॉक की बात पेरिफेरल क्लॉक को माननी चाहिए और मानती है, लेकिन अगर हम गलत समय भोजन कर लेते हैं तो पेरिफेरल क्लॉक को, सेंट्रल क्लॉक को ओबे नहीं करना पड़ता, उसको डिसओबे करना पड़ता है। और जब जब डिसओबे करेंगे बीमारियां होंगी। सारी बीमारियों का जड़ है ये सेंट्रल क्लॉक और पेरिफेरल क्लॉक में रिदम का खत्म होना। इसको इस तरह समझें, केंद्र में एक सरकार है, मैं राजनीतिक व्यंग कर रहा हूं, उसको अन्यथा मत लीजिएगा, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। केंद्र में एक सरकार है,
और बंगाल में और दिल्ली में एक सरकार है, वो केंद्र सरकार की किसी बात को ना माने तो वही स्थिति होगी जो इस समय दिल्ली बंगाल की है, वो हमारे शरीर की हो जाएगी। इसलिए केंद्र हमारा सेंट्रल क्लॉक की बात को, पेरिफेरल क्लॉक को मानना चाहिए और हमें उसका आदर करना चाहिए, समय पर भोजन करना चाहिए। ये है बेस्ट टाइम टू ईट, सुबह 7 बजे से 8 बजे तक, दोपहर में 12 बजे और शाम को 6 बजे। ये समय बहुत खराब है, ये समय बहुत खराब है, ये देखिए बहुत समय खराब है। इस समय कोई भोजन न किया जाए और किसी भी पद्धति में कोई भी इसको नकार नहीं सकता, जो नकारेगा उससे शास्त्रार्थ करने को तैयार। तो अनरिस्ट्रिक्टेड फूड जितना चाहो उतना खा जाओ तो इंटरनल डिस्कॉर्डेंस हो जाएगा। कोई कुछ बजा रहा है, कोई शहनाई बजा रहा है, कोई ड्रम पीट रहा है, ये पाश्चात्य वाद्य यंत्र हो जाएंगे। और ह्यूमन जो हमारे ईस्टर्न वाद्य यंत्र हैं वो टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग है, समय पर खाएं, इंटरनल हार्मोनी रहेगी, सब लोग एक ही चीज बजा रहे हैं। तो हमारी बॉडी में लाइफ स्टाइल, सर्केडियन डिसरप्शन, ये 2 ऐसी चीजें हैं जिससे सब बीमारियां हो रही हैं, केवल डायबिटीज नहीं, सब बीमारियां हो रही हैं। मैंने इसका आपको उदाहरण भी दिया है। मैं थोड़ा कम समय लूंगा जिससे आप प्रश्न पूछ सकें। एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा बताना है। एक्सरसाइज के बारे में लोग तरह तरह की चीजें कहते हैं। देखिए एक्सरसाइज का फिटनेस सेंटर बना है और दोनों तरफ उसमें स्केलेटन लगे। डॉक्टर अपने परिचय पर लिख देता ईट हेल्दी, एक्सरसाइज, लूज वेट, और डॉक्टर साहब का पेट मेज पर रखा है। कोई फायदा है? मैं अपने बंधुओं से कहता हूं कि अगर आपका पेट निकला है तो कोई दूसरा प्रोफेशन ढूंढ लीजिए, डॉक्टरी मत करिए, छोड़ दीजिए, छोड़ करिए। और स्मॉल स्टेप्स, बिग रिवार्ड्स। डायबिटीज हेल्थ इज इन योर हैंड्स, डोंट इग्नोर डायबिटीज। Exercise is the most potent and underutilized antidepressant, and it's free. It's not that diabetes, hypertension, heart disease, and obesity runs in your family. It is that no one runs in your family. बहुत बढ़िया बात कही गई है। कोई फैमिली में दौड़ेगा तो खत्म हो जाएगी। If you have time to watch TV and surf the net, you have time to exercise. There is no excuse. Exercising 30 minutes a day, either in a row or broken up, is beneficial to your health. बहुत जरूरी है। और लैंसेट ने कहा, in view of the prevalence, global reach and health effect of the physical inactivity, the issue should be appropriately described as pandemic with far-reaching health, economic, environment and social consequences. Physical activity, inactivity के बारे में लैंसेट बहुत रेप्यूटेड जर्नल है, उसने ऐसा कहा। और in view of the prevalence, ये बात वही कही गई। If exercise could be the packed in a pill, it would be the single most widely prescribed and beneficial medicine in the nation. ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग के डायरेक्टर रॉबर्ट एन बटलर ने कहा था। एक्सरसाइज एक दवा है और ये वैक्सीन भी बन सकती है। और are we reaching a point where not prescribing physical activity should be considered patient neglect? सबको लिखना है। शिफ्ट ऑफ फ्यूल, शिफ्ट ऑफ फ्यूल में हमको क्या करना है? फिट पर ध्यान देना है। एफ से फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरसाइज, आई से इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज, टी से ट्रेनिंग ऑफ एक्सरसाइज, टी से टाइम ऑफ एक्सरसाइज, पी से एंजॉयमेंट। अगर एक्सरसाइज बर्डन लगती है तो मत करिए, कोई फायदा नहीं होगा। जब एंजॉय करें तब करिए। आई कैन प्रिवेंट डायबिटीज, इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज एक्टिंग नाउ टू प्रिवेंट डायबिटीज। इस तरह से हम डायबिटीज को हरा सकते हैं, मिल करके हरा सकते हैं। तो ये मेरी कुछ स्लाइड्स थी। आप मेरा ईमेल नोट कर सकते हैं, आप मेरा व्हाट्सएप नोट कर सकते हैं, आप मेरा ये नंबरों पर जब भी बात करेंगे मैं जरूर आपको जवाब दूंगा, निश्चित रूप से जवाब दूंगा। आपके प्रश्नों की प्रतीक्षा में मैं फिर से एक बार आपके समक्ष हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर। बिल्कुल आपने वीर रस की कविता की तरह आपने अपना भाषण, अपना उद्बोधन दिया है। और निश्चित रूप से सर ये जोश हम सब लोगों के अपने अंदर स्वयं भी जगाना होगा। सबसे बड़ी जो हम लोगों ने पिछली बार इस पे एक वेबिनार भी किया था कि मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेदारी, तो ये सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी की भी है कि हम अपने स्वास्थ्य का खुद देखभाल करें, उन आदर्श चीजों को खुद पालन भी करें। तो स्वाभाविक है, जैसे आप बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब की तौंद ही मेज पे रखी हुई है, तो स्वाभाविक है कि पेशेंट हम पर विश्वास नहीं करेगा। और आपका पूरा का पूरा उद्बोधन
आरोग्य भारती के जो मूल हमारे सिद्धांत है स्वस्थ जीवन शैली, उसी को ही प्रतिबिंबित करता हुआ है। सारी चीजें आपने हमारे जो आयुर्वेद में पूरी भोजन का चक्र बताया है, सूर्य के हिसाब से आपने जो सारी चीज बताई, उस सर ये निश्चित है कि आप लोगों ने जैसे बताया कि आपके यहाँ MBBS के करिकुलम में डाइट का चार्ट और ये सारी चीजें नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ स्वस्थ व्रत का पूरा दिनचर्या ऋतुचर्या का इसी तरीके से वर्णन है। और ये निश्चित है कि व्यक्ति उन सब नियमों का पालन करेगा तो ये डायबिटीज, हाइपरटेंशन सभी बीमारियों से दूर रहेगा। सर एक क्वेश्चन कुछ डॉक्टर भारती ददलानी जी हैं, वो कुछ कहना चाह रही हैं। आप अभी हैं, मैं अनुरोध करूंगा। सर डॉक्टर भारती ददलानी जी हैं, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूं। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए डॉक्टर भारती जी, और सर से क्या पूछना चाह रही हैं आप पूछ लीजिए। चैट का प्रयोग भी कर सकते हैं, चैट ज्यादा जी जी ज्यादा वक्ता नहीं है। मैं भारती जी को मौका दूंगा कि अगर भारती जी मेरी बात सुन रही है, अपने आप को अनम्यूट कर लें। मैंने उनको कमांड दे दी है, वो सर से पूछ लें कि क्या पूछना चाह रही हैं। डॉक्टर भारती ददलानी मेरी बात सुन रही है? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। नहीं सुन पा रही हैं। डॉक्टर संजीव जी ओझा हमारे बीच में है, अगर वो सुन पा रहे हैं तो वो अपने आप को अनम्यूट करके कुछ अपने विचार रख सकते हैं। डॉक्टर संजीव ओझा जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। जी सर, इसीलिए आज उनको विशेष हमने रखा है। डॉक्टर संजीव ओझा, आप अपना सबसे पहले तो मैं सबको सर को प्रणाम करना चाहूंगा। आप मेरे गुरु तुल्य हैं और शुरू से ही आपसे सीखता आया हूँ, और मुझे लगता है कि हम लोगों को कोई भी अवसर ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए कि जब आप नरसिंह वर्मा सर का जब लेक्चर हो तो वो पूरा सुनना चाहिए। और हमें लग रहा है कि अभी कुछ कमी रह गई है, तो मैं आयोजकों से अनुरोध करूंगा कि एक डेडिकेटेड पूरा हाफ डे वर्कशॉप टाइप से सर की कराई जाए। तो ये विशेष रूप से मेरा आयोजकों के लिए भी है। और सर से एक ये पूछ रहा था कि जैसे हम लोग मरीजों को बताते हैं कि सफेद रंग की चीजें कम खिलाई जाएं और रंगीन चीजें ज्यादा खिलाई जाएं, जैसे चावल, चीनी, आलू, चिकनाई ये सफेद है, और कहते हैं 4 कलर के सलाद, तो उस पर थोड़ा सा सर हम लोगों को थोड़ा एनलाइटमेंट करें। डॉक्टर संजीव जी, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। नमक और शक्कर, देखिए जब शक्कर जो है वो शुगर है तो वाइट है, जितना वो रिफाइन होगी, इसको मैं दूसरे शब्दों में कहूंगा कि हर वो चीज कम खाई जाए जो रिफाइंड है, जो रिफाइंड है वो कम खाई जाए, और जो नेचुरल है वो ज्यादा खाई जाए। हमारे जमाने में नमक का बोरा मिलता था, उस नमक में सोडियम कम होता था, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम तमाम और लवण ज्यादा होते थे, वो नमक फायदेमंद था। लेकिन दुर्भाग्य से गलत धारणा बन गई कि आयोडीन आयोडीन आयोडीन। आयोडीन के विषय में बताना चाहूंगा कि आयोडीन जो टाटा साल्ट में होता है वो पैकेट खोलने के 5 दिन के अंदर उड़ जाता है। केवल नमक महंगा हो गया, जो 2 रुपए का बोरा मिलता था वो 20 रुपए का पैकेट हो गया, कोई आयोडीन नहीं मिल रही। और आयोडीन की आवश्यकता केवल गर्भवती माँ को है, छोटे बच्चों को है, एक एडल्ट को कोई आवश्यकता नहीं अलग। तो नमक पहले टोढ़े वाला नमक बढ़िया था, गुड़ राब बढ़िया थी, और खांड बढ़िया थी। ये जो चीनी में हड्डी के चूरे से रगड़ रगड़ के सफेद करने का हुआ, ये बीमारी का कारण बना। हमारा कड़वा तेल बढ़िया था, हमारा हर तेल अच्छा था, तो रिफाइंड ऑयल आ गए हमारी कंट्री में, यही मुसीबत की बात है। यहाँ मैं बताऊं, मैंने अपनी रिसर्च की है, प्रोफेसर रविकांत सर के टाइम में पेटेंट भी कराया। मैंने उस पेटेंट में क्या किया, एक इंजीनियर है जो मेरे संपर्क में है, वो इंजीनियर मेरे अंदर में पीएचडी कर रहा है, और इस इंजीनियर केमिकल इंजीनियरिंग में है वो, और वो फूड टेक्नोलॉजी और ऑयल टेक्नोलॉजी में उसने एमटेक किया है, वो पीएचडी कर रहा है। उसने एक नया तेल मिला, और वो तेल क्या है, वो अलसी का तेल है। अलसी के तेल में उसको कुछ और चीजें मिलाई है, और वो तेल बाजार में उपलब्ध है, वो किसी कंपनी को देने को तैयार नहीं है। उसने रायबरेली के 1000-2000 किसानों से 1-1000 रुपए में अलसी खरीद रहा है पैदाइश के पहले, उस अलसी को क्रशर से तेल में कन्वर्ट कर रहा है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड का उससे बड़ा भंडार नहीं है। तो मैं आपको सफेद वाली चीज से सहमत हूँ, परंतु हर नेचुरल चीज को खाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। इसको आर्टिफिशियल न खाएं, और जहां तक हो सके प्राकृतिक चीजों का प्रयोग किया।
धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार सर आपका। और हमारे बीच हमारे अगले वक्ता डॉक्टर विपिन मिश्रा जी हैं। डॉक्टर विपिन मिश्रा जी एक उभरते हुए आयुर्वेद विशेषज्ञ के रूप में आज पूरे भारतवर्ष में एक अलग अपना स्थान रखते हैं। और डॉक्टर विपिन मिश्रा जी की विशेषता है कि वो आयुर्वेद पर भी उतनी ही पकड़ रखते हैं जितनी एलोपैथ पर पकड़ रखते हैं। एमडी डॉक्टर विपिन मिश्रा जी ने एमडी काय चिकित्सा से बीएचयू से किया और वहाँ वो टॉपर रहे और उनको हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा पुरस्कार भी दिया गया। और डॉक्टर विपिन जी ने वहाँ पर जो सीसीवाईपी का डिप्लोमा इन योगा भी किया और इनके कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पेपर्स भी जर्नल्स में छप चुके हैं और कई सेमिनार्स में भी सर के लेक्चर हुए हैं। और हमारे मुजफ्फरनगर इस समय आयुर्वेदिक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर विपिन मिश्रा जी। आज बिजी थे कहीं सर, लेकिन फिर भी सर ने हमें अपना समय दिया है। मैं बहुत आभारी हूँ सर का। डॉक्टर विपिन जी मिश्रा कृपया अपना उद्बोधन दें। धन्यवाद सर। क्या मैं सुन पा रहा हूँ सब सर? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। आप हाँ, सबसे पहले मैं सभी लोगों को यथोचित प्रणाम करता हूँ और उसमें भी सबसे पहले माननीय पूजनीय डॉक्टर अशोक बासड़े जी का, जो कि हमारे नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं आरोग्य भारती के, उनका मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे आरोग्य भारती का ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया अपनी कुछ भी बातें शेयर करने के लिए। इसके उपरांत हमारे जो चीफ गेस्ट रेस्पेक्टेड प्रोफेसर डॉक्टर रविकांत सर जी, जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर एंड सीईओ एम्स के हैं रिस्कुल उत्तराखंड के, उनको मैं प्रणाम करता हूं। तथा जो हमारे अभी सबसे रेस्पेक्टेड सर थे डॉक्टर नरसिंह वर्मा सर, जिनका उद्बोधन में सब कुछ समाहित था, मैं उनका प्रणाम करता हूं। उनके आगे हम कुछ भी नहीं है, फिर भी जितना हो सकता है अंत में मैं ऑर्गेनाइजिंग डॉक्टर अतुल बासड़े जी का अभिनंदन करता हूं, जो उन्होंने मुझे मौका दिया कुछ भी अवगत कराने का, कुछ भी बोलने का। अतुल बासड़े सर जी और साथ में जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे सुन रहे हैं, उनको भी मैं यथोचित प्रणाम और नमस्कार करता हूं। और इसमें सबसे योगदान जो अवनीश जी का है, उनको उनके कोऑर्डिनेशन के, उनके कार्य की पराक्रम कुशलता के कारण इस वेबिनार को सही रूप से जो चलाया जा रहा है वो मौका मिला, उनको भी मैं नमस्कार करता हूं। जैसा कि सबने, बासड़े सर ने भी बता दिया, नरसिंह वर्मा सर ने सब कुछ बता दिया, कुछ बताने लायक है ही नहीं। आयुर्वेद में जैसा सर ने कहा कि कोई भी पैथी हो, हम डायबिटीज को, जो हमारे यहाँ जिसको कि प्रमेह की संज्ञा दी जाती है, डायबिटीज सर उसका एक प्रमेह का पार्ट है। जैसे हमारे यहाँ सर आयुर्वेद में प्रमेह के बारे में बताया गया है कि प्रमेह क्या है, तो उन्होंने सिंपल उद्बोधन में, सिंपल रूप में प्रमेह को बता दिया गया है। प्रकर्षेण प्रचुरम बारम बारम व मेहत इति प्रमेह। प्रचुर मात्रा में, दूसरा डेफिनेशन है प्रभूत आविल मूत्रता। आविल मूत्रता सर जो भी यूरिन का कलर है, आविल कलर है, मतलब नॉर्मल कलर नहीं है, उसको अगर प्रचुर मात्रा में बार बार यूरिनेशन हो रहा है तो उसको हम लोगों ने प्रमेह की संज्ञा दी है। इस प्रमेह में ही सर डायबिटीज या मधुमेह को समाहित किया गया है। ठीक, प्रकर्षेण मेहति, प्रकर्षेण मेहति इति प्रमेह, मुख्य रूप से अधिक मात्रा में जो निकल रहा है। ठीक, और जैसा कि सर ने बताया, जितनी सर सब कुछ पूरा डिस्क्रिप्शन आपने किया वर्मा सर ने, उसमें हमारे यहाँ स्पष्ट रूप से वर्णित है। निदान जो बताया गया, उस निदान में आप देखेंगे जो कारण है, मुख्य रूप से उस एक श्लोक में ही सब कुछ समाहित है। उसमें जैसे बताया गया, आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधीन ग्राम्य औदक अनूप रसा पयांसी नवनपनम गुण वैकृतम च प्रमेह हेतु कफ कृच सर्वम। आस्या सुखम,
आस्या सुखम सर्व स्वप्न सुखम। आस्या सुखम मतलब सर जो आस्य मतलब मुख होता है, मुख के लिए जो सुखकर हो, जो भी हमें अच्छा लग रहा है, खूब खाए जा रहे हैं, खूब अच्छी खासी हम डाइट कर रहे हैं, आस्या सुखम। स्वप्न सुखम हम जो है स्वप्न नींद ले रहे हैं खूब अच्छी तरह, मतलब कोई भी एक्सरसाइज कोई भी काम हम कुछ भी नहीं करें, स्वप्न सुखम। ग्राम्य औदक, जो ग्राम्य औदक, ठीक, ग्राम्य का जो भी औदक है, औदक अनूप मसा, अनूप रस है, अनूप मांस है। जैसे हमारे यहाँ दो प्रकार के मांस बताए, अनूप मांस और जांगल मांस। अनूप मतलब जलीय मांस, जलीय मांस का मतलब उसका अगर हम सेवन करेंगे, ठीक। पयांसी, पय मतलब दूध के प्रोडक्ट, अभी जैसे चर्चा हो रही है व्हाइट प्रोडक्ट कुछ भी हम लेंगे, उसमें भी अगर दूध के प्रोडक्ट, पयांश दूध के प्रोडक्ट लेना, नव अन्नपानम, जो भी नए अन्नपान है, क्योंकि वो है भी, उसको हम सेवन कर रहे हैं। गुड़ वैकृतम, गुड़ के जो भी मीठे के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं किसी भी फॉर्म में, वैकृतम प्रमेय हेतु, ये प्रमेय के कारण, हेतु मतलब होता है सर रीजन, जो हमारे इथियोलॉजिकल फैक्टर है। कफकृत वैकृतम, इसमें भी कफकृत है, जैसे हमारे यहाँ 3 बात पित्त कफ सबको मालूम है सर, अशोक बासड़ी जी को मालूम है, कफकृतम सर, उसके कारण ही इस मुख्य रूप से इस निदान में ही सबका समावेश हो जाता है। फिर अन्य निदानों में भी सर और चीजें चर्चाएं हो गई हैं, अलग अलग चीजें, इसमें श्लेष निमित्तानाम प्रमेहणास्य अभिनिवृत्त करा भवन्ति तद्यथा हायनक यवक चीनक उद्दालक, विभिन्न प्रकार के आहारों का भी बताया गया है कि इसका अगर हम सेवन करेंगे तो हमें डायबिटीज हो जाएगा। वो आहार बेसिकली क्या है, जैसे आपने सर बताया था भी, उन आहारों में वही सारे आहार हैं, हैवी डाइट्स हैं, हैवी, जो गुरु आहार खूब खा रहे हैं नए से, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, सारे डाइट्स वही हैं। इसमें हायनक यवक जीन उद्दालक जैसे उत्कट, इन सब का अगर हम सेवन करेंगे, मांस साग तिल, स्पेशली पिष्ट अन्न, पिष्ट अन्न का मतलब है वह अन्न जो पिसा हुआ हो, जो खूब, उसको भी हम अगर सेवन कर रहे हैं, जैसे खूब अगर पीस देंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आटे को हम हल्का पीसेंगे, ठीक है, अगर बहुत बारीक रूप से पीस दिया जाएगा, दैट विल बी पिष्ट अन्न। और वही मैदा जो कि गेहूं का सिंपल, अगर उसमें चोकर ज्यादा है तो पिष्ट नहीं कहा जाएगा, बहुत अगर पतला कर देंगे, चोकर बहुत कम हो जाएगा तो पिष्ट अन्न। यह सब सारी चीजें सर डायबिटीज या प्रमेह को उत्पन्न करती हैं। और इसमें भी जो अन्य चीजों बताई गई है, इसमें यह भी बताया गया है त्यागात व्यायामात, व्यायाम का अगर हम त्याग कर देंगे, व्यायाम हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, जैसा सर ने बताया था एक्सरसाइज चीजें होती हैं, बिल्कुल व्यायाम का अगर हम त्याग कर देंगे तो हमें प्रमेह हो जाएगा। ये सब चीजें स्पष्ट बताई गई है। और इसमें जो मुख्य रूप से फिर जो चीजें आती हैं प्रमेह में, जैसे हमें यहाँ, हमारे यहाँ सर प्रमेह 20 प्रकार का बताया गया है, उन 20 प्रकारों में वातज पित्तज कफज संख्या होती है अलग अलग, 10, 6 और 4, और उस वातज प्रमेय में एक मधुमेह पाठ होता है, ठीक है। तो इसमें जो दोष दूसरे बताया गया, कफ सपित्त पवनश्च दोष, मेदो अस्र शुक्र अंबु वसा लसीका, मज्जा रसोचता पिष्टम च दूष्या, प्रमेहिणाम विंशति यो मेहा, प्रमेहिणाम विंशति, जैसे प्रमेय 20 प्रकार के बताए गए हैं। इसमें जो दोष होंगे, कफ पित्त और पवन, वात पित्त कफ तीनों दोष होता है, क्योंकि ये जो 20 प्रकार सर होते हैं उसमें भी कफज, ठीक, कफज वातज पित्तज, इनका जो 20 का डिवीजन है, कफज 10 प्रकार के होते हैं, पित्तज 6 प्रकार के होते हैं, और वातज की संख्या 4 प्रकार की होती है। और इसी के आधार पर जो क्लासिफिकेशन हम प्रमेय जो हम लोग अपने हमारे आयुर्वेद में डिस्क्राइब कर सकते हैं, बता सकते हैं कि अगर जो डायबिटीज है या प्रमेह का क्लासिफिकेशन हम करेंगे दोषी के आधार पे, तो दोष के आधार पर कफज पित्तज और वातज 10, 6 और 4। फिर एटियोलॉजिकल काल, जैसे हमारे यहाँ बताया गया सहज और अपथ्य निमित्तज, 2 प्रकार एटियोलॉजिकल में, 2 का सहज काल जो बताया गया, जो सर जेनेटिक हो, शुरू से ही अपने आप उत्पन्न हो, सहज होगा, और अपथ्य निमित्तज जो अपथ्य भोजन, लाइफ स्टाइल, जो फूड हम लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर में डिस्क्राइब किया जा रहा है सर, वही अपथ्य निमित्तज है। इसमें 2 चीजों का समावेश हो, ये 2 प्रकार के हैं। जैसे सहज में फिर हो जाएगा, सहज में क्योंकि सहज जो जेनेटिक फैक्टर होगा, जो हेरिडिटी काज होगा, उसमें सर बताया गया है मातज पित्तज या दोनों। मातज जो माता के कारण हो सकता है, मतलब अगर जीन में कोई वेरिएशन माता में है
या पैटर्नल साइड में है या फिर दोनों में है, तो ये सहज का डिवीजन बताया गया है। अपत्य निषेचन में सर दो प्रकार के बताए, जैसे समझ सकते हैं, संतर्पण जन्य और धातु क्षय जन्य। संतर्पण जन्य का मतलब है संतर्पण सर, जिसका मतलब है कि हम जिस चीज में हमारा शरीर तर्पित हो, जैसे सर ने अभी बताया था कि हम वो सारी चीजें छोड़ चुके हैं, अब सारा भोजन वही करते हैं जिससे संतर्पण होता है, तर्पित होता है, उसमें ज्यादा एनर्जी मिल जाती, यूज जो है यूज होती है, होती नहीं है, ठीक है। और दूसरा है धातु क्षयज। धातु क्षयज में जैसे बातज में सर धातु क्षयज आता है, धातु क्षयज में क्या होगा कि जो भी यूज किया जा रहा है उससे धातु का शोष होता है, धातुओं का क्षय होता है, ठीक है। इसमें जो भी लक्षण मिलते हैं वो बेसिकली आईडीडीएम, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज से कंपेयर किया जा सकता है, सेम वही लक्षण मिलते हैं। तीसरा डिवीजन सर क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, कॉन्स्टिट्यूट के आधार पर, क्योंकि शरीर यहाँ पे जैसे आपने भी बताया था दो ही प्रकार के होते हैं, या तो स्थूल होंगे या कृष्ण होंगे। कृष्ण प्रमेही मतलब जो दुबले पतले हैं कृष्ण प्रमेही होंगे, या स्थूल प्रमेही। इसके सारे लक्षण सर टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 आईडीडीएम जो कृष्ण प्रमेही होंगे, स्थूल प्रमेही जो हेल्दी होंगे मोटे होंगे वो स्थूल प्रमेही होंगे, ठीक है, उनको हम टाइप 2 डायबिटीज में रख सकते हैं। उसका है प्रोग्नोस्टिक के आधार पर कि किसको डायबिटीज कैसा है, ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा, प्रोग्नोस्टिक के आधार पर 3 बताया गया है। इन्हीं 3 में एक साध्य होता है, एक व्याप्य होता है, एक असाध्य होता है। और इन सब में जो जैसे दोषिक में 3 प्रकार का था, कफज, पित्तज और वातज। कफज 10 थे, यह 10 साध्य होते हैं, पित्तज व्याप्य होते हैं और वातज असाध्य होते हैं। तो इसका मतलब यह है सर, साध्य का मतलब वो क्यूरेबल है, उसका अगर हम पहले से ट्रीटमेंट करेंगे, जान जाएंगे, जैसा आपने वर्मा सर ने बताया था, तो उसको इजिली क्यूरेबल किया जा सकता है। व्याप्त का मतलब होता है जब तक हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तब तक ठीक है, ट्रीटमेंट छोड़ दिया तो ठीक नहीं होगा। असाध्य का मतलब इनक्योरेबल, आप करते रहिए लेकिन वो ठीक नहीं होगा। इस चीज का डिवीजन किया गया है। और इसमें 27 में सर यही चीज है, श्लोक में जैसे बताया गया है, माधव निदान ने हमारे यहाँ विभिन्न आचार्यों में माधव निदान, चरक, सुश्रुत, माधव ने दोष दूष विशेष अपि सत्य संयोग विशेषतः, दोष और दूष के संयोग के आधार पर। दोष क्या होता है, वात पित्त कफ जो दोष होते हैं, बेसिक जो मेन कॉस्टिक फैक्टर होते हैं, ठीक है। और दूष क्या होते हैं, जिसके जो हमारे शरीर में उपलब्ध होते हैं, जैसे जो है हम सर बात, यह जब तक दोष और दूष समूर्छना एक वर्ड होती है हमारे यहाँ, दोष दूष समूर्छना, जब तक दोष दूष समूर्छना नहीं होती है तब तक किसी भी व्याधि की उत्पत्ति नहीं होती है। वही चीज है जब इंटरेक्शन होता है, जैसे सर ने अभी बताया था कि 9 मॉड्यूल था, 10 मॉड्यूल था, 21 मॉड्यूल, जो मॉड्यूल बताया था कि अलग अलग सिस्टम में जाकर के अलग अलग आर्गन को इफेक्ट करके डायबिटीज अलग अलग साइन सिम्टम उपलब्ध कराते हैं। तो उसमें सर यहीं पर जो हमारे दोष दूष होते हैं, तो दूष अलग अलग दूष पाए जाते हैं, उस दूष से दोष कंबाइन करके रोग को उत्पन्न करता है। और इसमें जो संयोग करके जो मुख्य लक्षण मिलते हैं, मूत्र वर्णादि भेदेन देहेषु कल्पते, मूत्र वर्ण में कलर तभी अपनी संस्था प्रभुता विलमूत्रता, 20 प्रकार के प्रमेय होते हैं, ठीक है। और सर अभी जैसे बता दिया गया 2 प्रमेय हो, सहज 2 प्रकार के, जैसे सहज और अपत्य निमित्तज, ठीक है। सहज मातज पित्तज और दोनों के कारण हो सकता है, और अहित आहार से अपत्यज होता है, ये चीजें बता दी गई। अब सर एक वर्ड और आया है, चरक ने जो बताया है, जात प्रमेही मधुमेहिनो, जैसे सारे चक्रपाण, हमारे एक आचार्य चक्रपाण जी ने बताया है कि कोई भी प्रमेय हो, एक्स वाई जेड कोई भी प्रमेय हो, अगर सर उसकी हम चिकित्सा नहीं करेंगे तो वह प्रमेही असाध्य हो जाएगा। तो उसमें जात प्रमेही के बारे में बताया गया, जिसको कि जात प्रमेही से हम आईडीडीएम से कंपेयर कर सकते हैं। जात प्रमेही मधुमेहिनो या ना साध्या उक्त ही बेज दोषाद, जो प्रमेय जो भी डायबिटीज साध्य नहीं होता है वह बीज दोषाद होता है। जेनेटिक का उसका रीजन होता है, जेनेटिक के कारण ही होता है, हेरेडिटी होता है, वह साध्य नहीं होता है। जाति प्रमेही मधुमेहिनो
वह न साध्या उक्ता। ठीक है सर। और इसमें जो बेसिक होता है, जैसे यहाँ पे आया सर कि हम लोगों ने जाना कि पहला जो प्रभुत अविलंबितता, प्रभुत मात्रा में मैक्सिमम क्वांटिटी में यूरिन का बाहर निकलना, वो तब होता है जब रीनल थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है तो ग्लाइकोसूरिया हो जाता। तो इसमें भी सर शरीर क्लेदस्तु श्लेष में प्रविशनम मूत्रा से मूत्र माध्यम श्लेषों का 10 वैषम्यम तद यथा। जो इसमें मुख्य रूप से बताया कि हमारा जो शरीर का क्लेद होता है, क्लेद मीन्स होता है जो भी लिक्विड मटेरियल शरीर में पड़ा है, क्लेद जो निकल रहा है वह जलीयांश पार्ट, उसको ही ये दूषित करता है और उसको दूषित करने के कारण ही प्रमेह रोग की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार इसमें जो प्रमेह 10 बताए गए हैं सफज में, ठीक है, कई उनमें नाम है, उदक में है, इच्छुबालिका में है, सांद्र में है, सांद्र प्रसाद में है, सुख में, अलग अलग नाम है, अलग अलग चीजों में, सुख में, शीत में, सिक्ता में, अलाल में, ये सब चीजें। और यह इसके बारे में जो बताया गया है कि कफज प्रेम में समक्रियत्वात् यह साध्य होता है। समक्रियत्वात् मतलब क्रिया मतलब होता है चिकित्सा। ठीक, इसकी चिकित्सा करना आसान होती है। क्यों? अब इसमें जो हम लोगों के यहाँ बताया गया सुख साध्य के लक्षण, सुख साध्य के लक्षण में यह एक्सेप्शन है। क्यों? उसका रीजन यह है कि सुख साध्य के बारे में कहा गया है, ठीक, अगर दोष और दूष दोनों समान है तो वो रोग सुख साध्य नहीं होता है। ना चाह तुल्य दोषो ना, अगर जो है तुल्य दोष और दूष नहीं है तब तो साध्य होगा। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है प्रमेय में क्या होता है कि दोष और दूष दोनों समान होते हुए भी यह साध्य होते हैं। तो फिर इसके प्रमेय की संप्राप्ति के बारे में जो सिंपल से बताया गया है। विपिन जी, एक मिनट। विपिन जी, निवेदन है कि आप कृपया चिकित्सा पक्ष पे ज्यादा जोड़ते हैं कि हमारे आयुर्वेद में किन औषधियों का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। समय की कमी है, तो थोड़ा सा आप निदान संप्राप्ति को छोड़ते हुए कृपया किन प्रयोग चिकित्सा में किन द्रव्यों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है जिस और कब हमें लाभ मिल सकता है उस पे अपना अनुभव, निदान और संप्राप्ति को छोड़ दीजिए सर। ठीक सर, ठीक सर, ठीक है। केवल क्योंकि अभी आप 2-3 मिनट में उस चीज को खत्म कर दीजिए, समय समाप्त हो रहा है सर। ठीक 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 सर, हम चिकित्सा के बारे में बताएंगे। ठीक है, चिकित्सा में अपने अनुभव की क्या? हाँ बिल्कुल, जैसे सर इसमें चिकित्सा के बारे में जैसे बता दिया गया, हमने सिंपल बताया जो चिकित्सा का सिद्धांत है कि जो है समक्रियत्वात् विसमक्रियत्वात्। इसमें मुख्य रूप से जो सर सबने सारी चिकित्सा के बारे में, लेकिन यहाँ पे जो बताया गया है कि अभी हमने जो बताया ना चातुल्य गुणो दूषो ना दोषा प्रकृति भवेत्, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कफज जो है साध्य होता है, यहाँ साध्य नहीं होना चाहिए फिर भी साध्य होता है। लेकिन चिकित्सा के बारे में कि प्रमेय वातक प्रमेय जो असाध्य होता है वो भी सब चीजें हो गई, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन सबसे ज्यादा होते हैं और धातु क्षय होता है। इस चीज को हम साथ में समझ ट्रीटमेंट के बारे में या चिकित्सा के बारे में बता रहे हैं सर। स्थूल प्रमेय ही ठीक उसमें बलवान होते हैं और जो कृष्ण प्रमेय होते हैं, ठीक अभी 2 बताया था, वो दुर्बल होते हैं। तो जो स्थूल प्रमेय की चिकित्सा हम करेंगे उसमें जो है स्थूल प्रमेय में हम अवतर्पण चिकित्सा करेंगे और कृष्ण जो प्रमेय होंगे उसमें संतर्पण या उनको धातु को बढ़ाने की चिकित्सा करेंगे। इसके लिए संवृंहण चिकित्सा और संशोधन चिकित्सा जो बताई गई है, संशोधन में जो हम करेंगे स्थूल में करेंगे। ठीक, इन्हें विभिन्न प्रकार के योग जो हमें बताए गए हैं उन योगों के बारे में हम जो बता दूं, जैसे अगर हमें संशोधन का मतलब होता है पंचकर्म, साठ भाषा में जो सब लोग जानते हैं पंचकर्म। अब इसमें जो है सबसे बमन कराएंगे, विरेचन कराएंगे, बस्ती कराया जाता है। तो इसमें जो अपना हमारा मूल उससे उपयोग था, जैसे हमने आपने सबने कॉमन, अब मैं उस चीज को चर्चा करूंगा जो हमारा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। जैसे फल त्रिकात्वात सर, फल त्रिकात्वात का अगर हम प्रयोग कराते हैं, सिंपल फल त्रिकात्वात का यूज करेंगे जो इजिली अवेलेबल है, त्रिफला का सिंपल यूज करेंगे तो उससे ही डायबिटीज हमारी कंट्रोल में रहती है। और अगर हम साथ में उसको एक्सरसाइज को करेंगे देन डायबिटीज विल बी मैक्सिमम कंट्रोल। अब जैसे हमारे यहाँ एक जो इजिली अवेलेबल ड्रग है, त्रिफला सब जगह मिल जाएगी, ठीक है, हरित की सब जगह मिल जाएगी, आम्ल की सब जगह मिल जाएगी, हरिद्रा का प्रयोग सबसे ज्यादा अवेलेबल है। हरिद्रा को हमारे बाग भट्टाचार्य ने बताया, हरिद्रा प्रमेय हग्ना नाम, मतलब प्रमेय को डायबिटीज को दूर करने का हरिद्रा सबसे बेस्ट ड्रग है। हरिद्रा का अगर हम सेवन कर लेंगे केवल तो सबसे मच मोर इफेक्टिव है।
आम्लकी वय स्थापना नाम, आंवला का प्रयोग हम यूज करेंगे तो वय को स्थापित करती है और हमारे डायबिटीज को भी कंट्रोल करती है। इस प्रकार नंबर 2 फलत्रिकात्वाद बेसिकली जो 2 जगह वर्णन है, सारंग धर्म में बताया गया है और जो हमारे चरक ने बताया है। सारंग धर्म में मुख्यतः इसको दवा डायबिटीज इसको जो है कामला की बताई गई है, जॉन्डिस की बताई गई है, लिवर डिजीज की बताई गई, लेकिन फलत्रिकात्वाद का वर्णन मैक्सिमम घटक द्रव्य वही है, उसमें त्रिफला घटक है, दारू हरिद्रा है, आम्लकी है, मुख्य रूप से गुडुची है। इसका प्रयोग करने से तुरंत हमारा डायबिटीज का शमन होता है। और शिलाजतु का सेवन जो इजिली अवेलेबल है, शिलाजतु का किसी भी रूप में हम सेवन करेंगे, लोध्रासव का सेवन करेंगे, मध्यासव का सेवन करेंगे और इजिली जो सबसे, जैसे सर ने बताया कि हम वह दवा यूज करेंगे जो सबसे सस्ती हो, इजिली अवेलेबल हो, जो हमारे किचन में दालचीनी का प्रयोग, मेथी का प्रयोग सबको जानते हैं। और जो मैक्सिमम आजकल यूज हो रहा है, जैसे थोड़ा महंगा है, रसों में बसंत कुसुमाकर रस, इतनी अच्छी दवा है, वो बहुत ही इफेक्टिव और रिजल्टिव है, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। फिर बिल्व पत्र का प्रयोग, इजिली बिल्व पत्र का हम केवल 6-7 बेल का पत्र लेकर के एक कप या 2 कप पानी में डाल दें और उसको बॉयल करके अगर उसको आधा कर लें, अगर बिल्व पत्र का यूज, उसका क्वाथ का यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही उपयोगी है। फिर इसके बाद बिल्वपत्र, शिलाजतु हो गया, गुडुची का सेवन जो इजिली बताया जा रहा, बहुत ही अच्छा इफेक्टिव है। जाम्बव, जामुन का पत्र, जाम्बव को बताया गया जाम्बव वात जना नाम, लेकिन जामुन का प्रयोग क्योंकि वात को बढ़ाता है, वातज जो हमारा डायबिटीज है, वातज जो प्रमेय है उसमें उतना इफेक्टिव क्यों, यही जामुन वात को बढ़ाकर वात का शमन करेगा। लेकिन स्थूल प्रमेय है, जो कफज प्रमेय है या पित्तज प्रमेय है, उसमें यह बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही इफेक्टिव है। बसंत कुसुमाकर रस हो गया और जो सबसे बताए विभिन्न प्रकार के नागर मोथा, टू मच इफेक्टिव, नागर मोथा का प्रयोग करना चाहिए। कंपिल्लक का प्रयोग, कपित्थ का प्रयोग, विभीतक का प्रयोग, ये बहुत ही इफेक्टिव है। विभीतक का प्रयोग, रोहितक, और साथ में सर ये कहें कि जो भी दवाएं लिवर को भी इफेक्ट करती हैं वह डायबिटीज को भी प्रभावित करती हैं। रीजन है कि कुछ भी हमारा जो शुगर का जो है ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है, तो मैं बुला लूं, तुम बोलोगे 2-4-5 मिनट। मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल जो है लिवर में होता है, उस लिवर को अगर हम सही रूप से रखेंगे तो अपने आप से हो। तो हमें जो ध्यान देना है, जो कफनाशक या जो द्रव्य है, पीपल की छाल, इसीलिए पूछा, फिर कभी लिवर पे करूंगा तब बुलाऊंगा। त्रिफला, हरड़, हल्दी, दारू हल्दी, अर्जुन इजिली अवेलेबल है, सस्ता है, स्पेशली जो उसका अगर हम सिंपल क्वाथ बना का उपयोग करेंगे तो बहुत ही उपयोगी है। ठीक, विभीतक का उपयोग है, कुटज का उपयोग है, कपित्त पुष्प का उपयोग है, इन सब का अगर हम सेवन करेंगे तो बहुत ही उपयोगी है। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सर यह है विभिन्न प्रकार के पानी का प्रयोग। अगर इन द्रव्यों का लेकर के, जैसे हमारे एक सडंग पानी है, पानी को उबाल करके हम सिंपल लेते हैं तो भी हमें आराम मिलता है। रीजन, उससे हमारी अग्नि प्रदीप्त होती है, अग्नि प्रदीप्त होगी, मंदाग्नि, क्योंकि हमारे यहाँ बोला गया सर्वे रोगा अपि मंदे अग्नो, सभी रोगों का कारण मंदाग्नि है। तो उस मंदाग्नि को दूर करने के लिए उदक का सेवन, स्पेशली उष्णोदक जो गुनगुना पानी हम यूज करेंगे वो मच मोर इफेक्टिव है। दारुदक, ठीक है, ये इफेक्टिव है। मधुदक, महुए का जो हम उदक यूज करेंगे वो बहुत रूप से इफेक्टिव है। फिर इसमें सबसे जो दूसरे अन्य द्रव्य आते हैं, साथ में कहा कि समय बहुत कम है, उस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। ठीक, मांस रस, जैसे बताया सर ने, हम उन जनता पशुओं या जानवरों का मांस, अगर कोई मांसाहारी है वो यूज करेंगे तो मैक्सिमम मूविंग कंडीशन में जानवर हो, जो स्थूल ना हो। जैसे आनूप मांस है, आनूप मांस को बताया गया वो निदान का कारण है, लेकिन अगर हम जंगल मांस यूज करने जिसको खाना भी है, पहले तो अवॉइड करेंगे, फिर भी अगर यूज करेंगे तो हमारे यहाँ बिस्किर और प्रसुद्ध पक्षियों का मार, बिस्किर मतलब होता है जो खोद करके खाते हैं, चुन के, उन पक्षियों का, ठीक है, जंगल का यूज करेंगे, इस सब के यूज करेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट
विभिन्न प्रकार के, जैसे सलाद सर ने बताया था डिफरेंट कलर को, उसमें उस सलाद में भी जो हम तिक्त रस, जिसमें भी तिक्त रस होगा, तिक्त रस कहने का मतलब जैसे परवल है, तरोई है, करेला है, इन सब का सेवन करेंगे, ये तिक्त रस यूज होते हैं। इससे क्यों तिक्त रस में, जैसे अभी सर ने सब बताया था, आपके एम्स के सर डायरेक्टर सर ने, तो उसमें उन्होंने बताया था कि जो है जो फाइन कैपिलरीज होती हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं डायबिटीज, और जिसके कारण अलग अलग पूरे शरीर में जो ऑर्गन्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं फाइन कैपिलरीज ब्लॉक करने से, वेन्यूज ब्लॉक होने के कारण, आर्टरियोल ब्लॉक होने के कारण। तो इसमें सर जो हमारी तिक्त रस है, तिक्त रस जो है यह लीवर पे काम करती है, और तिक्त रस ब्लड प्योरीफायर है, ब्लड को भी साफ करती है, जो भी हमारी चीज जमा होता है उसको भी दूर करती है, तो ब्लॉकेज को भी ये खोल सकती है। इसलिए यह बहुत ही उपयोगी है तिक्त शाक का प्रयोग। जो पुराने चावल हैं, ठीक, पुराना 9 अन्नपान से निदान होता है, और पुराना अगर हम साली चावल का यूज करेंगे, ठीक, का प्रयोग करने से हमें लाभ मिलेगा। अत्ती का प्रयोग इजिली, ये अत्ती तो कम उपलब्ध है लेकिन उपलब्ध हो जाएगा अगर अलसी का प्रयोग करेंगे। सरसों तेल, सरसों का तेल हम प्रयोग करेंगे, जैसे अभी रिफाइंड का प्रयोग नहीं करना है, सरसों का तेल हम उपयोग करेंगे, वो हमारे लिए फायदेमंद है। सस्तिक चावल का उपयोग करेंगे, हमारे लिए फायदा। और इन सब में यव प्रधानस्तु, यव, अगर यव मतलब जौ का जो भी प्रोडक्ट होगा, यव को जिस भी रूप में हम लेंगे वह प्रमेह नाशक होता है। रीजन है सरो, गुरु होता है, और गुरु होने में देर से भोजन पचेगा, देर से भोजन पचेगा तो उसको जो है देर से डाइजेशन होगा, तो हमारे पेट में वो चीज ज्यादा देर तक रहेगी, भूख कम लगेगी, क्योंकि पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडेप्सिया डायबिटीज में मिलती है, बार बार आदमी खाता है, क्योंकि ग्लूकोज लेवल तक सारे सेल्स को नहीं पहुंचता है, फिर डिमांड होती है, इसलिए बार बार खाता है। तो अगर हम गुरु अन्न का सेवन करेंगे तो गुरु अन्न के सेवन करने के कारण डायबिटीज जो है उसका पाचन कम होगा, तो डायबिटीज होने की चांसेस बहुत कम है। और जैसे मधु का सेवन, तो मधु बताया गया, मधु में कसाय रस होता है, कसाय रस होने के कारण मधु कफज प्रमेह में उपयोगी है, वातज में नहीं, कम फायदा उसमें भी करता लेकिन कम उपयोग करता, इसलिए सर मधु, और वो मधु जो शुद्ध मधु होगा, आजकल का मधु, आजकल तो मधु सही है ही नहीं, इसलिए नुकसान कर सकता है, जो वो नेचुरल प्राकृतिक होगा, ठीक है। और सर सारी चीजें हमने शार्ट में बता दी जितना होता था, इसमें भी हमें यव का, जो शार्ट में बता रहा हूँ, यव का सेवन करना, त्रिफला क्वाथ का सेवन करना, शिला जतु का सेवन करना, आमलकी का सेवन, फल त्रिकात क्वाथ, फल त्रिक जिसे त्रिफला भी बोलते हैं, उसका सेवन करना, मधु का सेवन कर, और मुख्य रूप से जैसे सर ने बताया था कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना, सूर्य अस्त जो समय होता है उसके 1-2 घंटे के बाद सारी चीजें भोजन ना करना, उससे पहले ही भोजन कर लेना, क्योंकि सारी बायोलॉजिकल जो मैकेनिज्म है वो सारी जो हमारी कंट्रोल होता है, डाइजेशन नॉर्मल होता है, और अगर वो चीजें सब नॉर्मल होगी तभी हमारी पाचन क्रिया सही होगी, तभी हमें डायबिटीज से मुक्ति मिलेगी। ठीक, इस सब चीजों के लिए मैं फिर एक बार आरोग्य भारती का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर। आपने निदान संप्राप्ति से लेके चिकित्सा तक बहुत अच्छे तरीके से मधुमेह के बारे में वर्णन किया, आपका बहुत बहुत आभार। हमारे बीच जितने भी हमारे श्रोता हैं उनमें डॉक्टर संजय सिन्हा जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं संजय सिन्हा जी को अनम्यूट कर रहा हूं, और संजय सिन्हा जी अपनी बात तो रख सकते हैं। डॉक्टर संजय सिन्हा लखनऊ में है और अच्छा आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं, और एक आयुर्वेद के चिकित्सक के रूप में सर का वहाँ पर अच्छा गोमती नगर में एक पंचकर्म केंद्र भी है। डॉक्टर संजय सिन्हा जी अपनी बात संक्षिप्त में रख सकते हैं। सादर प्रणाम सर। अभी सादर प्रणाम सर। हाँ बोलिए। और सभी विद्वत जनों को मेरा सादर प्रणाम। अभी सर सादे नमक की बात हो रही थी। जी जी। पिछले एक सर ने सादे नमक के, ये नरसिंह वर्मा सर ने सादे नमक के विषय में बताया था। मैंने सर किडनी के केस में ये देखा। हेलो, आई एम ऑडिबल जी? सर? हाँ आप बोलिए सर, बिल्कुल सही आ रहा है आपका। अच्छा, सभी को मेरा प्रणाम।
हाँ हमने सर किडनी के केस में सभी मरीजों को सादा नमक अलाउ कर दिया है। सभी से मैंने कहा कि आपने टाटा साल्ट, जितनी भी कंपनी के आयोडीन साल्ट है उसको हटा दिया। इस हटाने के बाद सबसे अच्छा परिणाम ये हुआ सर, जो उनका बीपी हमेशा फ्लक्चुएट करता था वो स्टेबल हो गया सर। हेलो जी जी, हाँ बोलिए बोलिए सर। जी सर, सबकी बीपी सर स्टेबल हो गई। सबसे अच्छा सर, एक आईजी नेफ्रोपैथी का एक पेशेंट था, सीएमसी वेलोर से आया था। उनकी बीपी सर हमेशा 185 से ऊपर रहती थी, जब से बीपी की मेडिसिन निकार्डिया भी चलती थी सर, एम्लोडिपिन 10 mg भी चलती थी, और मैं आयुर्वेदिक मैनेजमेंट भी चला रहा था। लेकिन केवल साल्ट बदलने से सर, जो समुद्री लवण सादा है उसको धुलवा करके पिसवा करके वो इस्तेमाल करते हैं पर्टिकुलर पेशेंट अपने के लिए। सारे पेशेंटों का बीपी सर नॉर्मल रेंज में है, और बीपी की दवा जैसे चल रही थी वैसे ही चल रही है, लेकिन बहुत हल्का अनुभव कर रहे हैं सर। तो अभी पिछले सर ने जैसे नमक के विषय में बताया कि जैसे दुनिया विकास कर गई, सब लोग आयोडीन नमक खाना शुरू कर दिए, सादा नमक कोई नहीं पसंद करता है। वो सादा नमक कितना फायदेमंद होता है सर, इसी विषय में मैं अपना संक्षिप्त विचार आप लोगों के सम्मुख रखना चाह रहा था। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने अनुभव से हम लोगों को लाभान्वित किया। धन्यवाद संजय जी। प्रणाम सर जी। आज के इस वेबिनार में हमारे जितने भी श्रोतागण रहे और वक्तागण रहे, प्रमुखतः मैं माननीय बीसी सर, माननीय नरसिंह वर्मा जी और अशोक जी वार्ष्णेय भाई साहब, विपिन जी हमारे जो प्रमुख वक्ता रहे उनका, तथा अवनीश पांडे जी, डॉक्टर लक्ष्मी जी, डॉक्टर रमाकांत द्विवेदी जी जो रीडर हैं स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज बरेली में, डॉक्टर एस.के. सचान जी, डॉक्टर प्रेमलता जी और डॉक्टर सुनील त्रिपाठी जी लगातार हमारे साथ रहे हैं, डॉक्टर जी.एस. दुबे जी हमारे हर कार्यक्रम में हमारे साथ रहे, डॉक्टर संतोष शर्मा जी बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हैं और हमारे कई कार्यक्रमों में रहे हैं, डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी, डॉक्टर वेद प्रकाश जी आजमगढ़ से हैं, लगातार हमारे साथ सारे प्रोग्राम में रहे हैं, डॉक्टर कृष्ण मुरारी जी, डॉक्टर नवीन कुमार बेहरा जी, पल्लवी पाटनकर जी जो मुंबई से हैं, प्रोफेसर संग्राम केसरी जी, सभी, और जिनका प्रोफेसर सी.एस. पांडे जी, हम मैडम कंचन गुप्ता जी, जितने भी हमारे सभी श्रोता हैं, मैं शायद कुछ लोगों का नाम नहीं ले पाया हूँ। मैं सभी श्रोताओं और सभी वक्ताओं का आज के इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। और इस कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मैं एक शांति मंत्र का पाठ पढ़ूंगा, उसके बाद इस कार्यक्रम को समाप्त करूंगा। मैं अनुरोध करूंगा अपने सभी श्रोताओं, वक्ताओं से कि कृपया शांति मंत्र को ध्यान से मेरे साथ अपने मन में ही दोहराएं अपने, और इसके बाद मैं इस मीटिंग को समाप्त करूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम वै शांति अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधया शांति, ब्रह्म शांति, सर्वतः शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अवनीश जी कृपया इस मीटिंग को समाप्त कर दें। सभी का पुनः बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद। अवनीश जी कृपया मीटिंग को समाप्त कर दें।